ऑलराइट, सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यास्मीन सैयद ऑफिशियल। आज ये जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू, आगे के पढ़ाई के हिसाब से भी एंड आपके 11-12 के स्कोरिंग सब्जेक्ट्स में भी, स्कोरिंग टॉपिक्स में से भी ये एक टॉपिक है, बहुत स्कोरिंग है और इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम डायरेक्टली यहाँ पे ह्यूमन हेल्थ जो हमारा मेन एम है उसके रिलेटेड हम बात करते हैं और डिजीजेस, ये दोनों टॉपिक्स यहाँ पर कवर होने वाले हैं। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस एज द नेम सेज। पहले तो हम ह्यूमन हेल्थ के बारे में बात करेंगे कि हेल्थ क्या होती है, उसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होती है। हम यहाँ पर एक मिथ जो है वो समझेंगे कि एक मिथ माना जाता है कि एब्सेंस ऑफ डिजीज जो होती है उसको हम हेल्थ मान लेते हैं कि कोई डिजीज ना होना मतलब ये पर्सन हेल्दी है, जो कि आज के टाइम पर हम बहुत क्लियरली हमारे आसपास भी देखते हैं कि देयर आर एन नंबर ऑफ डिजीजेस, ठीक है, जो बॉडी के अंदर डेवलप होती रहती है, बॉडी के अंदर बनती रहती है। ऑल दो उसके साइंस एंड सिम्टम्स बाहर की तरफ दिखाई नहीं देते, पर्सन एकदम हेल्दी होता है और अचानक से वो कोई भी ठीक है डिजीज से डायग्नोस हो जाता है। सो एब्सेंस ऑफ डिजीज इज नॉट इक्वल। डिजीज हमें कब पता चलेगी? ऑफकोर्स जब कोई साइंस और सिम्टम्स होंगे पेशेंट के अंदर या पर्सन के अंदर कोई सिम्टम्स दिखाई देंगे, एट दैट टाइम वी से के पर्सन जो है वो डिजीज्ड है। जब तक हमें कोई सिम्टम दिखाई नहीं दे रहा है वी से कि पर्सन इज हेल्दी, विच इज अ मिथ, ठीक है। ये हम पहले समझेंगे। दूसरा हम आगे डिजीजेस के बारे में समझेंगे। तो ह्यूमन हेल्थ के अंदर हम और भी चीजें ये देखेंगे कि ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट करने वाले कौन से फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। ह्यूमन हेल्थ को कैसी चीजें होती है, कौन सी चीजें होती है जो अफेक्ट कर सकती है, कौन से वेज में अफेक्ट कर सकती है। इसके अंदर एक चीज और इंक्लूडेड हो जाएगी, ऑफकोर्स इसके अंदर ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज, ये टॉपिक इंक्लूडेड है, ठीक है, अल्कोहल अब्यूज। तो मतलब ये जो है ना ह्यूमन हेल्थ, ये बहुत ही ब्रॉड टर्म है, ठीक है, बहुत वाइड टर्म है ये। इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर्स आ जाते हैं, जैसे कि हेल्थ क्या है, हेल्थ को सही रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको दूसरी डिजीजेस से बचाए रखने के लिए वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन होता है। फिर आगे डिजीज कैसे होगी, कैसे प्रोग्रेस करती है, उसके ट्रीटमेंट कैसे होते हैं और डिजीज को जो है कि कितने लेवल पर वो अफेक्ट करती है, ठीक है। एक जो है एक फैमिली को अफेक्ट, एक पर्सन को तो अफेक्ट करती है जो डिजीज है, उसके साथ साथ उसकी फैमिली को अफेक्ट करती है, उसके जो है उस पर्टिकुलर जो रह रहा है वो रेसिडेंट जो प्लेस है उसका, वो प्लेस को अफेक्ट करती है और साथ ही अगर हम एक ओवरव्यू में देखें तो एक कंट्री को भी अफेक्ट करती है। इस तरीके का जो है हम समझेंगे आगे कि कैसे होता है। अब ये जो ना ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज, ये भी इसी के अंदर आता है क्योंकि इसकी वजह से भी बहुत सारे लोग जो है उनका कुछ ना कुछ ऐसा हेल्थ कंडीशन हो जाता है, ठीक है। अगर ड्रग एंड अल्कोहल कोई भी सब्सटेंस का अब्यूज होता है, ठीक है, इसको हम आज के टाइम पर सब्सटेंस अब्यूज कहते हैं। अब्यूज मतलब क्या हो जाता है, किसी भी चीज का गलत इस्तेमाल, ठीक है, जो उसका प्रॉपर जो नॉर्मल यूसेज होता है, जो भी उस चीज के लिए वो डेस्टिन्ड है कि मतलब ये जो काम है, ये जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, इससे यही काम होता है, उसके अलावा कोई भी मिसयूज करना इज अब्यूज, ठीक है। इसकी वजह से भी हेल्थ बहुत सारी हमारी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, हेल्थ को अफेक्ट करता है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूडेड है। अब बात करते हैं इसके अंदर से जो है क्वेश्चंस कितने आते हैं। ये इधर से जो है मैक्सिमम 4 से 5 क्वेश्चंस तक देखे गए हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाता है, 4 से 5 क्वेश्चंस तक यहाँ से आए हैं, ठीक है। तो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसके अंदर सबसे पहला आ जाता है एड्स एंड कैंसर, ठीक है, और आ जाता है आपका ठीक है, यहाँ पर ही आपको जो है ग्राफ्ट रिजेक्शन के बारे में बात की गई, तो ग्राफ्ट रिजेक्शन से क्वेश्चंस देखे गए, एड्स और कैंसर से क्वेश्चन देखे गए हैं। हमारे लिए पूरी एनसीईआरटी जरूरी है, ठीक है, हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसलिए बताते हैं ताकि आपका उसके ऊपर ध्यान ज्यादा हो, क्योंकि वहां वो पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इंट्रोडक्शन वाला पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं है कि हेल्थ का जो डेफिनेशन आपको दिया है डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके आगे के पार्ट नहीं, ऐसा नहीं है। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट वर्ड जो आपका चैप्टर का नाम दिया है, वहां से लेके जो लास्ट वाला जो पॉइंट दिया हुआ है आपकी टेक्स्ट बुक में, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे पॉइंट्स है जिसके ऊपर आपको ज्यादा फोकस रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा देखे गए, आगे के टाइम पे क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं। तो एड्स एंड कैंसर एक ऐसा पॉइंट हो जाता है। दूसरा हो जाता है ड्रग्स के बारे में, जो हम आगे देखेंगे, ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज, वहां से क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे खासे आते हैं, ठीक है, वहां से अच्छे खासे क्वेश्चन देखे जाते हैं, हर साल क्वेश्चन देखे जाते हैं। और क्या आ जाता है यहाँ से वैक्सीनेशन, इम्यूनिटी के अंदर, इम्यूनिटी बहुत ही लार्जर टर्म है, इसके अंदर भी मैं बता दूं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे एक तो एक मलेरिया भी आपका इंपॉर्टेंट, मलेरिया से भी क्वेश्चंस, ढेर सारे मलेरिया से क्वेश्चंस देखे जाते हैं। और इम्यूनिटी के अंदर से एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी, ग्राफ्ट रिजेक्शन, ये जो है कौन से इसमें आता है, ये हो जाता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये सब चीजें हैं और साथ में मलेरिया जो आपको दिया हुआ है, छोटे मोटे डिजीजेस दिए हुए हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। सो ये सारे पॉइंट्स को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, इनके ऊपर आपका बहुत अच्छा फोकस होना चाहिए। स्टार्ट करते हैं विद द चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। स्टार्टिंग में आपको बताया कि एंशिएंट मेडिसिन जो है, एंशिएंट थ्योरीज क्या बताती है ऑफ मेडिसिन, कि इसके अंदर 2 आ जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर हिपोक्रेट्स आ जाते हैं, हिपोक्रेट्स जो कि ग्रीक मेडिसिन के ठीक है फादर ऑफ मेडिसिन भी इनको कहा जाता है, हिपोक्रेट्स,
ठीक है। हिपोक्रेट्स जो थे ये कौन सी मेडिसिन फॉलो करते थे? ग्रीक मेडिसिन। इनको क्या कहते हैं? हम ग्रीक मेडिसिन कहते हैं। इनका क्या मानना था? इनका मानना था कि बॉडीली फ्लूइड्स होते हैं। क्या होते हैं? बॉडीली फ्लूइड्स होते हैं, ठीक है। ये जो बॉडीली फ्लूइड्स होते हैं ये 4 है। कितने बॉडीली फ्लूइड्स प्रेजेंट होते हैं? मतलब बॉडीली फ्लूइड्स, सबसे पहले बॉडीली फ्लूइड्स मतलब बॉडी के अंदर चलने वाले जो फ्लूइड्स है, ठीक है। अभी के टाइम अगर हम आज की बात करें तो आज हमें क्या पता है बॉडीली फ्लूइड्स कौन से होते हैं? एक तो ब्लड है, दूसरा लिम्फ फ्लूइड है, लिम्फेटिक फ्लूइड है। तो आज के टाइम तो हमें पता है कि जो ब्लड और लिम्फेटिक फ्लूइड यही 2 टाइप के फ्लूइड होते हैं और कोई फ्लूइड हमारी बॉडी में नहीं मिलता है, ठीक है। यही 2 फ्लूइड मिलते हैं जो सर्कुलेशन में होते हैं, जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन या फिर वेसल्स के थ्रू ट्रैवल करते हैं। तो इन्होंने बोला बॉडीली फ्लूइड 4 है और इनको इन्होंने कहा ह्यूमर्स। क्या कहा इनको? ह्यूमर्स। व्हाट इज ह्यूमर? ह्यूमर का मतलब ही फ्लूइड होता है। बॉडीली ह्यूमर्स मतलब बॉडी के अंदर वाले फ्लूइड्स। कितने होते हैं ये ह्यूमर्स? 4 ह्यूमर्स होते हैं। इनके अंदर एक तो आ जाता है ब्लड। ब्लड तो उन्होंने देखा ही था, ठीक है, लेकिन ये सर्कुलेशन करता है ये अलग चीज है। ब्लड हर किसी ने देखा है, ठीक है। ब्लड तो सबको पता है, कट किया ब्लड निकला, तो कहीं ना कहीं वुंड होता है, कट होता है तो ब्लड तो पता है, लेकिन ये सर्कुलेट करता है और इसका सर्कुलेशन कैसे पाथवे में होता है ये आगे जो है अनदर साइंटिस्ट ने बताया, उनके बारे में देखेंगे। ब्लड बताया इन्होंने, बताया फ्लैम एक चीज होती है। तीसरी बॉडी फ्लूइड जो ह्यूमर है उसके अंदर इन्होंने बोला ब्लैक बाइल और एक बोल दिया येलो बाइल, ठीक है, एक बोल दिया येलो बाइल। ये 4 चीजें इन्होंने बताई थी, ठीक है। बाइल से हमको समझ में आ रहा है कि ये लीवर या गॉल ब्लैडर से निकलने वाला कोई फ्लूइड है, बट ये जो ब्लैक बाइल है ये हमने कहीं नहीं सुना है। इन्होंने बोला बॉडी के अंदर ब्लैक बाइल भी होता है और ये जो ब्लैक बाइल होता है अगर ये बढ़ जाए, इफ इंक्रीज्ड, अगर ये बढ़ जाए तो क्या करेगा? ये फीवर लाएगा, जिसको इन्होंने कहा हॉट पर्सनालिटी। मतलब इनके जो आप कभी भी बॉडी टेम्परेचर चेक करोगे, कभी भी आप इसको जब भी आप टच करोगे इनकी स्किन पर, पर्सनालिटी मतलब इनको क्या कह दिया इन्होंने कि ये हमेशा इनका टेम्परेचर हाई मिलेगा, इनका टेम्परेचर हमेशा हाई मिलेगा, इनको हमेशा फीवर होगा, हाई टेम्परेचर फीवर होगा इनको। दूसरा कि जिनके पास में ब्लैक बाइल ज्यादा होता है वो डिप्रेशन, ठीक है, जिनको इन्होंने मेलनकॉली भी कहा, ये सारी चीजें इसके अंदर मिलती है। उनको जो है डिप्रेशन के लिए वो ज्यादा प्रोबेबल हो जाते हैं, उनको डिप्रेशन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ब्लैक बाइल, फ्लेम, ब्लड और येलो बाइल, ये चीजें इन्होंने बताई थी। बॉडीली फ्लूइड्स को इन्होंने ह्यूमर्स कहा था, इसी को हम कहते हैं गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। इट इज कॉल्ड एज व्हाट? ऑल्सो कॉल्ड गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस, ठीक है। आगे आ जाता है इंडियन आयुर्वेदा मेडिसिन, ठीक है। इंडियन आयुर्वेदा मेडिसिन ने क्या कहा? अब इंडियन आयुर्वेदा मेडिसिन का आयुर्वेदा मेडिसिन ये जो है ये अगेन ये एक जो है जो अभी भी फॉलो होती है, ठीक है, लार्जली फॉलो की जाती है, ठीक है। तो ऐसे क्या क्या होता है कि अपनी अपनी थ्योरीज आती है और उनको डिस्प्रूव किया जाता है, ठीक है। तो हर एक जो है अपने अपने हाइपोथेसिस आगे करता है, उसको प्रूव करने का ट्राई करता है और ऐसा उनका खुद का अलग अलग थ्योरीज निकालते हैं और जो आगे आने वाले दूसरे साइंटिस्ट होते हैं उस थ्योरीज पर वर्क करते हैं कि इसको अप्रूव किया जाए या डिस्प्रूव किया जाए। तो डिस्प्रूव किया जाता है, ऐसे थ्योरीज होती है, राइट और रॉन्ग नहीं बताया जाता है, डिस्प्रूव किया जाता है। तो इंडियन आयुर्वेदा मेडिसिन जो है ये त्रिदोषा थ्योरीज पर चलती है। त्रिदोषास क्या होते हैं बॉडी के अंदर? त्रिदोषास होते हैं, इसको हम कहते हैं त्रिदोषा थ्योरी। तो त्रिदोषा थ्योरी, आयुर्वेदा मेडिसिन, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस, ये जो हाइपोथेसिस है इट वाज गिवन बाय हिप्पोक्रेट्स, ठीक है। तो ये जो बॉडी फ्लूइड्स वाला काम है ये किसने किया है? बॉडी के अंदर फ्लूइड्स होते हैं ये हिप्पोक्रेट्स ने किए हैं। फिर आ जाते हैं विलियम हार्वी। अब ये जो साइंटिस्ट है इन्होंने क्या डिस्कवर किया? ही डिस्कवर्ड, ठीक है, ही डिस्कवर्ड ब्लड सर्कुलेशन। तो पहले तो इन्होंने पूरा ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड कैसे सर्कुलेट करता है, कौन सी जगह से सर्कुलेट करता है, हार्ट में जाता है, एवरीथिंग। और इसी के अंदर दूसरी चीज आ जाती है डबल सर्कुलेशन, ठीक है। ये 2 अलग अलग चीजें हैं, आपको इन योर 11th का जो बॉडी फ्लूइड्स वाला चैप्टर है उसमें दिया हुआ भी है। डबल सर्कुलेशन के बारे में दिया, ब्लड सर्कुलेशन के बारे में दिया। व्हाट इज ब्लड सर्कुलेशन? जो ब्लड सर्कुलेट करा हमारी बॉडी में, ठीक है, हार्ट में जा रहा है, लंग्स में जा रहा है, सारे टिश्यूज में जा रहा है, ऑर्गन्स में जा रहा है, ये पूरा ब्लड सर्कुलेशन हो गया। डबल सर्कुलेशन किसके रिगार्डिंग होता है? सिर्फ जो है हार्ट के रिगार्डिंग होता है कि हार्ट के अंदर ब्लड जो है 2 बार आ रहा है, वो 2 जगह सर्कुलेट करता है। एक तो ब्लड जो हार्ट के अंदर जो ब्लड आ रहा है और ब्लड पंप हो रहा है, पहला वो हो रहा है फ्रॉम द टिश्यूज, जो एंटर कर रहा है वो पंप होके जा रहा है टू दी लंग्स। अब लंग्स के पास से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो वापस हार्ट के अंदर आता है वो वापस हार्ट के अंदर एंटर भी करता है और वापस जो है वहां से पंप आउट भी होता है। तो हार्ट जो है 2 बार ब्लड को लेता है और 2 बार पंप आउट भी करता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं डबल सर्कुलेशन। सो डबल सर्कुलेशन या फिर ब्लड सर्कुलेशन दोनों ही किसने किया है? विलियम हार्वी ने। इसके अंदर कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, विलियम हार्वी ने ब्लड सर्कुलेशन भी बताया है, डबल सर्कुलेशन भी बताया है। ब्लड सर्कुलेशन का पार्ट ही डबल सर्कुलेशन है,
क्लियर है? दोनों ही चीज बताइए, आपको क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, आपका आंसर एक ही होना चाहिए, विलियम हार्वी। अब इसके आगे क्या बताया है, विलियम हार्वी ने ये सब बताया है, और यहाँ पर हमने जो हिपोक्रेट्स का देखा। एक चीज है कि डिप्रेशन ये जो है ना, ये मेंटल स्टेट को क्या कर रहा है, यहाँ पर हैम्पर हो रही है, मेंटल स्टेट हमारी हैम्पर हो रही है, मतलब कहीं ना कहीं जो है अफेक्ट हो रही है। बाद में ये समझ में आया कि जो मेंटल स्टेट है, जो मेंटल हेल्थ होती है, मेंटल स्टेट होता है, इट इज अफेक्टेड बाय एंडोक्राइन सिस्टम। इसको कौन गवर्न करता है, मतलब कौन इसको चलाता है, तो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम इसके ऊपर काम करते हैं, और जो है हमारा न्यूरल सिस्टम काम करता है, और कुछ हद तक के जो है हमारा इम्यून सिस्टम भी काम करता है। सो इम्यून सिस्टम हो जाता है। इम्यून सिस्टम क्या है ये सब हम आगे देखेंगे, अभी आप सिर्फ नोट्स बनाते जाओ और लिखते जाओ, ठीक है? इम्यून सिस्टम आ गया। सो मेंटल स्टेट इज अफेक्टेड बाय एंडोक्राइन सिस्टम, न्यूरल सिस्टम एंड इम्यून सिस्टम, ये सब चीजें समझ में आ गई। फिर आ जाती है हाउ हेल्थ इज अफेक्टेड बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स। कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, कौन से फैक्टर्स है, ठीक है? तो सबसे पहले आ जाते हैं लाइफस्टाइल चेंजेस। जो हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस नहीं, या फिर लाइफस्टाइल के जो भी हमारी हैबिट्स होती है, लाइफस्टाइल हैबिट्स, ठीक है? जैसे कि स्लीप साइकिल आ जाता है कि हम कब सोते हैं, कब उठते हैं, हमारे डाइट क्या होती है, हमारी एक्सरसाइज होती है या नहीं। ऑफकोर्स ये सारी चीजें जो है हमारी हेल्थ को डिटरमाइन करती है। दूसरे आ जाते हैं हेल्थ अफेक्ट करता है बाय इन्फेक्शंस, ठीक है? तो नॉर्मली जो इन्फेक्शंस हमारी बॉडी में हो जाते हैं, ठीक है, जैसे कॉमन कोल्ड हो जाता है, कभी जो है फीवर हो जाता है, तो ये सब कब होता है, इन्फेक्शन होता है। जैसे हमने कोई स्टेल फूड खा लिया, पुराना खाना रखा हुआ खा लिया, कोई अनहाइजीन प्लेस से कोई खाना खा लिया, कोई भी स्ट्रीट फूड, हमने जंक फूड ज्यादा खा लिए, तो इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जेनेटिक डिसऑर्डर्स, ठीक है? जेनेटिक डिसऑर्डर्स या फिर जेनेटिक फैक्टर्स, ठीक है? जेनेटिक डिसऑर्डर्स या फिर जेनेटिक फैक्टर्स, इनकी वजह से भी क्या होती है, हमारी हेल्थ हैम्पर होती है। तो कौन से फैक्टर्स आ जाते हैं, जेनेटिक। अब ये जेनेटिक के अंदर क्या आ जाते हैं, जो हमारे जीन से रिलेटेड आते हैं, जैसे कि कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मलीज, कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मलीज, ठीक है? तो कॉन्जेनाइटल का क्या मतलब होता है, बाय बर्थ, ठीक है? हम क्या देखते हैं कि जो न्यूली बॉर्न जो भी इन्फेंट होता है, ठीक है, न्यू बॉर्न इन्फेंट्स होते हैं, उनके अंदर कोई ना कोई कॉन्जेनाइटल मतलब बर्थ से ही उनको वो एनॉमली होती है, ठीक है? किसी को क्या होता है, डाउन सिंड्रोम होता है, या फिर किसी को टर्नर सिंड्रोम हो सकता है, या फिर जो है इम्प्रॉपरली डेवलप्ड ऑर्गन्स होते हैं, हार्ट डेवलप नहीं होते हैं, जो पैर डेवलप नहीं होते, ये सारी कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मलीज के अंदर आ जाते हैं। कहीं कहीं पर जो टेस्टिकल्स होते हैं मेल्स के, वो डिसेंड नहीं हुए हुए होते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीजें आ जाती है, इनको हम कहते हैं कॉन्जेनाइटल, ठीक है? किसी को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो सकता है, हीमोफीलिया हो सकता है, तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो भी हमने देखे वो सारी चीजें आ जाती है। कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मलीज मतलब ही यही होता है कि बाय बर्थ, उसमें कोई भी इन्फेक्शन का जरूरत नहीं है, उसके अंदर जो है बर्थ के बाद में कोई इंजरी कुछ हुई हो, ये सब की जरूरत नहीं है। वो जब निकला है वोम से, मदर की बॉडी से जब वो पैदा हुआ, वो टाइम पर वो उसको एबनॉर्मली प्रेजेंट थी, उसे हम कहते हैं कॉन्जेनाइटल, ठीक है? कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मलीज ये आ जाती है। दूसरी चीजें क्या आ जाएगी, कॉन्जेनाइटल आ जाती है, और अगर कोई डेफिशिएंसी रह जाती है, ठीक है, तो वो दिखाई देती है। जैसे अगर मदर को कोई डेफिशिएंसी रही, आयरन, फॉलिक एसिड उससे प्रॉपर नहीं मिला, उसका प्रोटीन इंटेक प्रॉपर नहीं हुआ, तो वो सारी डेफिशिएंसीज इन्फेंट्स में देखी जाती है। तो डेफिशिएंसीज देखी जाती है, क्या देखे जाते हैं यहाँ पर, डेफिशिएंसीज देखी जाती है। सो कोई भी न्यूट्रिशन की भी हो सकती है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकती है, या फिर जो है टिश्यूज प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होंगे, तो ये सब चीजें डेफिशिएंसीज की वजह से होती है। विजन लॉस हो सकता है, ये सारी चीजें डेफिशिएंसी की वजह से होती है, ये सारे जेनेटिक फैक्टर्स में आ जाते हैं, ठीक है? तो ये हमारी जीन्स की वजह से होते हैं। तो जेनेटिक फैक्टर्स हो गए, ये तीन क्या है, ये तीन हमारे फैक्टर्स थे जो हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। ये सारे पॉइंट्स आपकी बुक के अंदर दिए हुए हैं, आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, और वैसे ही हम कवर कर रहे हैं। हेल्थ क्या है ना, हेल्थ के अंदर क्या हम सिर्फ इसे मानेंगे क्या, एब्सेंस ऑफ डिजीज या फिर फिजिकल फिटनेस, कोई पर्सन फिजिकली फिट है, स्ट्रांग है, तो मतलब वो हेल्दी है, ऐसा हम मानेंगे क्या, बिल्कुल भी नहीं। तो ये जो थॉट है, ये थॉट ही रॉन्ग है। हेल्थ का मतलब होता है कंप्लीट, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, मतलब क्या क्या पैरामीटर्स आ जाते हैं, इसके ऊपर ध्यान से देखो और समझो। फिजिकली तो फिट होना ही चाहिए, ऐसा नहीं कि हर थोड़े टाइम में फटीग हो रहा है, हर थोड़े टाइम में थकान हो रही है, टायर्ड हो रहे हैं, ब्रीथलेसनेस हो रही है, मतलब सांस नहीं लेने हो रहा है, ये सारे फिजिकल फैक्टर्स हो जाते हैं। विजन लॉस हो रहा है, ठीक है, डिजीनेस हो रही है, चक्कर आ रहा है, तो ये सारे फिजिकल फिटनेस के अंदर आ जाता है कि ये फिजिकली अनफिट है। दूसरा आ जाता है मेंटली अनफिट, कोई थोड़े भी टाइम पर एंजाइटी ज्यादा हो रही है, डिप्रेशन ज्यादा हो रहा है, ओवर थिंकिंग है, इंसोम्निया है, ये सारी मेंटल हेल्थ के अंदर आ जाती है। सोशल वेलबींग के अंदर क्या आ जाता है, अपना कंट्रीब्यूशन कैसे दे रहा है, आसपास कैसे, ठीक है, बिहेवियर कैसा है, सोशली कैसे, ठीक
ठीक है रहता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे लोग आ जाते हैं जो आइसोलेशन में जाते हैं, जो आइसोलेट होने का ट्राई करते हैं, जो अपने आप को सोसाइटी से सेपरेट करते हैं। तो हेल्थ के अंदर ये तीनों पैरामीटर्स आ जाते हैं, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। याद रखना है, हेल्थ इज नॉट जस्ट एब्सेंस ऑफ डिजीज और फिजिकल फिटनेस, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ये आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, जो मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है, क्योंकि यहाँ पर हम पूरी लाइन पढ़ के पूरी लाइन को याद नहीं रखना है। इसके अंदर कौन सी चीजें हैं, क्योंकि एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज के लिए आपको मेन जो की पॉइंट है वो आपको अगर दिमाग में आ गया बायोलॉजी के लिए, दैट्स इट, तो वही चीजें आपको याद रखनी है, इसलिए मैं उतना ही लिख रही हूँ। अब इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ, हेल्थ इंपॉर्टेंट क्यों है? तो अगर आप जो है फिजिकली, मेंटली और सोशली फिट रहोगे तो क्या होगा, उसकी वजह से आपकी जो है लॉन्जिविटी बढ़ेगी। लॉन्जिविटी मतलब कि अगर आप जो है 30 साल में मरने वाले थे तो आप 60 साल में मरोगे, 60 साल में तो आप 80 साल में मरोगे। तो मतलब कि आपकी जो लाइफ स्पैन है, लॉन्जिविटी मतलब लाइफ स्पैन, ठीक है, लाइफ स्पैन जो है वो इंक्रीज होता है, हमारी लाइफ स्पैन इंक्रीज होती है, ठीक है। कोई जंक फूड अगर ऑन अ रेगुलर बेसिस खा रहा है तो ऑन द एज ऑफ 30s में ही उसे क्या हो जाएंगे, स्ट्रोक होने के चांसेस हो सकते हैं, या फिर मायोकार्डियल इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं, कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये सब जो है इंक्रीज करने के लिए दूसरा क्या आ जाता है इसके अंदर, लॉन्जिविटी इंक्रीज करोगे। दूसरा जो है इकोनॉमिक, इन्फेक्ट और मोर्टेलिटी। इकोनॉमिक बोला है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, ये कैसे इंपॉर्टेंट है? इकोनॉमिक का मतलब क्या हो जाएगा कि हमारी जो नेशनल लेवल, अगर हमारी कंट्री के ऊपर देखें तो हमारी कंट्री का जो है इकोनॉमिक लेवल, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी अच्छी होगी। कैसे? जब हम फिट रहेंगे तो हम प्रॉपरली कंट्रीब्यूट कर पाएंगे इन सोसाइटी, हम अच्छा अर्न करेंगे। अगर हम फिट ही नहीं रहेंगे तो हम अच्छा अर्न ही नहीं करेंगे, और इसी वजह से हमारा जो है कंट्री का डेवलपमेंट नहीं होगा और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी नहीं आएगी। इतने लेवल तक के, ठीक है, हेल्थ को देखा जाता है। हेल्थ इज नॉट जस्ट कि ठीक है ये पर्सन बीमार हुआ है, अगर कोई इन्फेक्शियस, ठीक है, डिजीज फैलती है, सपोज कॉलेरा फैलता है या मलेरिया फैलता है, ठीक है, एक पूरे एरिया में, तो उतने पूरे लोगों से दूसरी जगह भी फैल सकता है। निमोनिया अगर फैल रहा है तो निमोनिया दूसरे लोगों को फैल सकता है। टीबी अगर फैल रहा है तो टीबी इन्फेक्शियस डिजीज है ये सारी। तो ये सारी डिजीजेस की वजह से एक एरिया से एक पूरा टाउन, एक टाउन से पूरी सिटी, सिटी से जो है पूरा एक स्टेट पूरा अफेक्ट हो सकता है, स्टेट से इंटर स्टेट्स अफेक्ट हो सकते हैं, बहुत सारे स्टेट से नेशनल लेवल पर वो चीज। तो एक हेल्थ को हम नेशनल लेवल पर भी देखते हैं, और यही चैप्टर, यही सारी चीजें हम बात करते हैं इन कम्युनिटी मेडिसिन। ये जो है आपने सब्जेक्ट के बारे में सुना होगा, जो बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं कि एमबीबीएस में क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं, ये सब को देखते हैं। दिस इज ऑल पार्ट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन, यही चीज हम कम्युनिटी मेडिसिन में देखते हैं, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन। तो ये सब पीएसएम का पार्ट होता है। फिर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आ सकती है, तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का आपको रीजन समझ में आया कैसे। फिर आता है इन्फेंट एंड मॉर्टेलिटी, इन्फेंट एंड मैटरनल मॉर्टेलिटी, इन्फेंट एंड मैटरनल मॉर्टेलिटी। अब ये कैसे इंपॉर्टेंट है, इन्फेंट एंड मैटरनल मॉर्टेलिटी। और ये क्या होता है? इन्फेंट मतलब जो न्यूबॉर्न्स है, न्यूबॉर्न से लेकर जो 1 ईयर तक पहुंचे हैं, 1 ईयर तक पहुंचे हैं, वो इन्फेंट कहलाते हैं, ठीक है। वो इन्फेंट्स के अंदर जो है क्या देखा जाता है, उनकी मॉर्टेलिटी देखी जाती है। अब ये क्या है मैं बताती हूँ। मैटरनल मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम? मदर की बात कर रहे हैं, जो न्यूली मदर बनी है, ठीक है, 1 साल तक 2 साल तक के जो, क्योंकि ब्रेस्ट फीड करते हैं तो लैक्टेटिंग मदर्स भी होती है। तो मैटरनल के अंदर जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो भी आ जाती है, प्रेग्नेंट वुमेन आ जाती है, और लैक्टेटिंग आ जाती है, ये सारी वुमेन आ जाती है, ठीक है। मैटरनल मॉर्टेलिटी, मॉर्टेलिटी मतलब इनका क्या, डेथ रेट कैसा है। डेथ रेट मतलब कि इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, इतने टाइम पीरियड में 1 ईयर में सपोज करो कितनी डेथ हुई है, कितनी डेथ्स हुई है, उसे हम कहते हैं मॉर्टेलिटी। मॉर्टेलिटी मतलब डेथ के रिलेटेड हम बात करते हैं कि मैटरनल मॉर्टेलिटी मतलब इतने पूरे टाइम पीरियड में, इतने पॉपुलेशन में, सपोज करो 1000 की पॉपुलेशन में, 1000 की पॉपुलेशन में हम 1 ईयर के ड्यूरेशन में देख रहे हैं कितनी मॉर्टेलिटी हुई है। सपोज करो 50 जो है या फिर 150 जो है मैटरनल डेथ हुई है, तो वो उसकी मॉर्टेलिटी हो जाती है, ठीक है, मैटरनल मॉर्टेलिटी हो जाती है। वैसे इन्फेंट मॉर्टेलिटी, तो ये सारी तीनों चीजें अफेक्ट होती है बिकॉज ऑफ हेल्थ। अगर हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी तो लॉन्जेविटी अच्छी होगी, इन्फेंट और मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट जो रहेगा, मॉर्टेलिटी जो रहेगी वो डिक्रीज होगी, ठीक है, ऑफकोर्स डिक्रीज होगी, लॉन्जेविटी इंक्रीज होगी। तो ये सारे इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ बताए। अब कैसे हम गुड हेल्थ मेंटेन करके रख सकते हैं, हमारी हेल्थ कैसे मेंटेन करके रख सकते हैं? तो सबसे पहले इसके अंदर जो है एक्सरसाइज आ जाती है, डाइट आ जाती है, ठीक है। तो इसके अंदर 9 पॉइंट्स बताए हैं। 9 पॉइंट्स के अंदर क्या क्या आ जाता है उसको लिखते हैं। सबसे पहले आ जाती है हमारी डाइट, हम कैसा खाना खा रहे हैं, वो न्यूट्रिशनल है क्या, उसके अंदर सारे न्यूट्रिशन है क्या, फ्रेशली कुक्ड है क्या, न्यूट्रिशनल है क्या, फ्रेशली कुक्ड है क्या, और क्लीन है क्या, हाइजीन हमने प्रॉपर फॉलो की है क्या। तो दूसरी चीज आ जाती है हाइजीन। हाइजीन मतलब क्लीनलीनेस, ठीक है, आप समझ सकते हो क्लीनलीनेस, ऐसा आप समझ सकते हो क्लीनलीनेस मतलब आपकी पर्सनल हाइजीन, आपके जो है बॉडी के जो गारमेंट्स है, अंडर गारमेंट्स है, ये सारे क्लीन है क्या, सही पानी से धोए हुए है, या फिर आप रीवेयर कर रहे हो, ठीक है, पहले के पहने हुए, या फिर जो है आपकी
आपकी पर्सनल हाइजीन हो जाती है, और फिर सैनिटेशंस आ जाते हैं, और फिर आपके जो है फूड वगैरह हैबिट्स कैसी है, सही से खाना सही जो है आपका प्रॉपरली क्लीन फूड आप बना रहे हो, ये सब चीजें आ जाएगी। फिर आ जाती है एक्सरसाइज, हमारी एक्सरसाइज प्रॉपर हो रही है क्या, रेगुलर एक्सरसाइज हो रही है क्या। और फिर एक चौथी चीज इसके अंदर योगा ऐड किया है कि योगा हम बहुत टाइम से योगा के बारे में सुन रहे हैं और योगा हम फॉलो भी करते हैं। इसके अलावा और क्या आ जाता है, अवेयरनेस आ जाती है ना। व्हाट इज अवेयरनेस, कि लोगों को सही एजुकेशन करना, एजुकेशन प्रोवाइड करना रिगार्डिंग सर्टेन डिजीजेस या फिर उनके प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए, प्रिवेंशन के लिए के ये सब जो है, जैसे हमने क्या किया था, ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट को डिफरेंशिएट किया था। ड्राई वेस्ट अलग रखो, सूखा कचरा अलग और गीला कचरा अलग होना चाहिए। तो इससे क्या होता है, डिजीजेस फैलने के चांसेस कम हो जाते हैं, उनका हम सेग्रीगेशन प्रॉपर कर पाते हैं। ये सब चीजें आ जाती है प्रिवेंशन के लिए। और कोई डिजीज अगर फैल गई है तो उसमें आपको क्या करना है, अवेयरनेस। जैसे कोविड के टाइम हमने देखा था कि मास्क लगाना है, तो वो हमने अवेयरनेस दी, हमने सोप से या फिर जो भी हैंड वॉश हमारे पास में हो, हैंड्स को हैंड वॉश करना कंपलसरी, इसके ऊपर हमने फोकस किया। तो ये सारी अवेयरनेस में आ जाती है। तो अवेयरनेस हो गया। फिर 6th पॉइंट इसके अंदर आ जाता है, अवेयरनेस हो गया, वैक्सीनेशन, जिसको हम कहते हैं इम्यूनाइजेशन। ठीक है, अब ये जो चीज है ये आपको आगे इन डिटेल है, अभी के लिए आप लोग इतना समझो। इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइज कर देना, इम्यूनिटी मतलब रिलेटेड टू हमारी बॉडी के अंदर डिजीज से लड़ने की ताकत। ठीक है, इट इज नॉट कि हम किसी से लड़ रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो WBCs प्रेजेंट होते हैं या फिर हमारी बॉडी के लिए जो फाइट करने वाले फैक्टर्स होते हैं, WBCs होते हैं, वो कितने स्ट्रांगली काम कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज इम्यूनिटी। तो हमारी इम्यूनिटी प्रॉपर है क्या, वो सही से काम कर रहे हैं क्या, हम उतने स्ट्रांग है कि नहीं किसी भी डिजीज के लिए, उसे हम कंसिडर करते हैं अंडर इम्यूनाइजेशन। तो हम कैसे किसी पर्सन को इम्यूनाइज कर सकते हैं, वैक्सीनेशन के थ्रू कर सकते हैं, अदर मेथड्स है उससे इम्यूनाइज कर सकते हैं। वैक्सीनेशन से क्या होता है, दूसरी डिजीज फैल नहीं सकती है। ठीक है, हमें जो है कोई भी डिजीज का अगर वैक्सीनेशन मिल जाता है, दैट मीन्स वो डिजीज फिर हमको कभी दोबारा नहीं होती है, तो वैक्सीनेशन हो जाता है। ठीक है, और क्या आ जाता है यहाँ पर, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट के बारे में बताया है। अब डिस्पोजल मतलब किसी भी चीज को हम डिस्पोज कर रहे हैं, मतलब कोई भी वेस्ट निकला है, ठीक है, सपोज करो मोस्टली कौन से वेस्ट आ जाते हैं यहाँ पर, एक तो जो खाने के वेस्ट होते हैं, क्योंकि वो स्टेल फूड हो जाएगा विद टाइम, तो वहां पर जो है फ्लाइज आ सकते हैं, मॉस्किटोज आ सकते हैं, ये सब चीजों की वजह से डिजीजेस फैलती है। दूसरे कौन से वेस्ट आ जाते हैं, जो हॉस्पिटल के वेस्ट होते हैं, सिरिंज है, इंजेक्शन है, ग्लव्स है, क्योंकि बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग होते हैं तो उनके ऊपर वो चीज यूज की जाती है, उससे जो है एड्स वगैरह फैल सकते हैं, TB फैल सकता है, बहुत सारी चीजें। तो वेस्ट का प्रॉपर क्या होना चाहिए, डिस्पोजल होना चाहिए, डिस्पोजल प्रॉपर होना चाहिए कि इसको प्रॉपर इसी जगह पर जाकर फेंकना है। हम हॉस्पिटल का कचरा हमारे आसपास फेंका हुआ नहीं देख सकते, उसके अंदर अम्बिलिकल कॉर्ड हो सकता है, न्यूली अगर कोई स्टिल बर्थ, अगर कोई लाइफ बर्थ हुआ है तो डेड बेबी हो सकता है, फीटस हो सकता है, इन दैट केस। फिर और क्या आ जाता है, वेक्टर कंट्रोल। वेक्टर कंट्रोल के अंदर क्या आ जाता है, जैसे मैंने बताया कि जो मलेरिया है, ये सब चीजें जो है ये मॉस्किटो से फैलती है, तो मॉस्किटोज इज एक्टिंग लाइक अ वेक्टर ओवर हियर। तो उसको कंट्रोल कैसे करना है, बारिश के टाइम मॉस्किटोज बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और मलेरिया के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, वहां पर कंटिन्यूसली उसको डिसइंफेक्ट करते हैं, जो भी ड्रेनेज सिस्टम वगैरह है वहां पर ज्यादा देखे जाते हैं, पडल्स वगैरह बन जाते हैं उसके ऊपर ज्यादा देखे जाते हैं, तो उसको हम डिसइंफेक्ट करने का ट्राई करते हैं, वेक्टर को कंट्रोल करते हैं। हम वेक्टर को चाहे तो अगर हम प्रॉपर उससे प्रोसेसिंग से चाहेंगे तो हम वेक्टर्स को इरेडिकेट कर सकते हैं, मॉस्किटोज को पूरा इरेडिकेट कर सकते हैं, लेकिन हम कंट्रोल करते हैं क्योंकि इकोसिस्टम चेन भी बनाए रखनी है, तो हम कंट्रोल लिखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आ जाता है हाइजीन। ठीक है, एक बार हाइजीन का बात आई है, लेकिन इस बार जो हाइजीन है वो कौन से रिलेटेड है, फूड एंड वाटर रिसोर्सेज के रिलेटेड है। तो हमारे जो फूड और वाटर रिसोर्सेज है, जिसके अंदर हमारी फील्ड्स आ जाती है, इसके अंदर हम इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो म्यूटेशंस होने के चांसेस हो सकते हैं और रेजिस्टेंस होने के चांसेस, हमारी बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस लाने के चांसेस हो सकते हैं। वाटर रेजिस्टेंस क्या होती है, मतलब कोई भी जो मेडिसिन एक्ट करती थी अब तक, वो मेडिसिन एक्ट करना बंद कर देगी। अगर हम कोई एंटीबायोटिक की बात करें, एंटीबायोटिक हम अगेंस्ट बैक्टीरिया यूज करते हैं तो वो रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो सकता है, हमारी बॉडी पर जो है न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल रहा है, तो वहां पर हाइजीन जरूरी हो जाती है। वाटर रिसोर्सेज के अंदर वाटर के रिसोर्सेज है, जैसे कोई डैम है, कोई रिवर है, कोई वाटर रिसोर्सेज है जहां से फ्रेश वाटर वेल आ जाता है। ठीक है, वेल्स और लेक्स आ जाते हैं जहां से जो है क्या आ रहे हैं, फ्रेश वाटर आ रहा है, नॉर्मल यूसेज के लिए वाटर आ रहा है। तो इनका जो है क्लीनलीनेस बनाए रखना ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर ये क्लीन नहीं रहेगा तो क्या होगा, इनके आसपास अगर कचरा फेंक दिया गया है, कोई भी बॉडी जो बिल्डिंग के ड्रेनेज पाइप्स वहां पर होकर ओपन हो रहे हैं, तो वाटर बॉडी के साथ मिलकर वो जो है पूरे सिस्टम में फैलेंगे, पूरी सोसाइटी में फैलेंगे, वाटर उसको कंज्यूम किया जाएगा और फिर क्या होगा, डिजीज होगी। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हम हमारी गुड हेल्थ मेंटेन कर सकते हैं, जैसे कि फूड वाटर रिसोर्सेज को हाइजीन, उसका कंट्रोल रखना, उसका क्लीन रखना, वेक्टर को कंट्रोल करना, वेस्ट को प्रॉपर डिस्पोज करना, वैक्सीनेशन प्रोवाइड करना, डाइट और न्यूट्रिशन सबसे इंपॉर्टेंट है, हाइजीन हो जाता है, एक्सरसाइज है, योगा है, अवेयरनेस है, ये सारी चीजों से हमारा हेल्थ जो है मेंटेन रह सकता है।
फिर आ जाती है डिजीज। डिजीज हम कब कहेंगे, तो हमने पहले क्या देख लिया कि पहले हमने हेल्थ की डेफिनेशन देख लिया, अभी हम देखेंगे कि हम डिजीज कब कहेंगे, किसी भी पर्सन को हम डिजीज कब कहेंगे, जब फंक्शनिंग, याद रखो, फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर देन वन और मोर ऑर्गन्स, वन और मोर ऑर्गन्स या फिर सिस्टम क्या हो रहा है वहां पर, अफेक्ट हो रहा है, ठीक है, इज अफेक्टेड। अगर उसकी फंक्शनिंग अफेक्ट हो रही है, मतलब क्या समझो, ये आपके एनसीईआरटी की लाइन है डायरेक्ट, फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन और सिस्टम, ठीक है, वन और मोर ऑर्गन्स और वन और मोर सिस्टम। जैसे कि एक ऑर्गन कोई भी अफेक्ट हो रहा है आपका, तो आपको जैसे स्टमक अफेक्ट हो रहा है, ठीक है, वहां पर आपने फूड पॉइजनिंग हो गया, आपको स्टमक अफेक्ट हुआ, तो आपकी हेल्थ हैम्पर हो जाएगी। तो वहां पर ऑर्गन अफेक्ट हुआ है, पहला क्राइटेरिया कि ऑर्गन क्या होना चाहिए, कोई एक ऑर्गन अफेक्ट होना चाहिए, या फिर मल्टीपल ऑर्गन भी अफेक्ट हो सकते हैं। जैसे अगर आपको पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अगर हो जाता है, या फिर आपको जो है किडनी के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाता है, तो किडनी के साथ साथ आपके यूरिटर्स, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिथ्रा, ये सब अफेक्ट होंगे, तो मोर देन वन ऑर्गन भी अफेक्ट हो सकते हैं। सिस्टम के अंदर जैसे आपको जो है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी हो गया है, आपका यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी हो गया, मतलब कि आपका जो यूरिन सिस्टम है, जो आपका रीनल सिस्टम है, किडनी का सिस्टम है, वो भी उसके अंदर भी कोई इन्फेक्शन हो गया है, आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी कोई इन्फेक्शन हो गया, जैसे कि आपको न्यूमोनिया हो गया या टीबी किसी भी पर्सन को अगर हो जाता है, तो वो दो ऑर्गन अफेक्ट हो गए, मोर देन वन ऑर्गन अफेक्ट हो गए। इन सारे केसेस में क्या होता है, अगर ये अफेक्ट होते हैं, सो इट विल कम आउट विद साइंस एंड सिम्टम्स, ठीक है, साइंस एंड सिम्टम्स अपीयर, ठीक है, अपीयरेंस ऑफ साइंस एंड सिम्टम्स। तो दूसरी चीज क्या आ जाती है, अपीयरेंस ऑफ साइंस एंड सिम्टम्स। तो पहला फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन और सिस्टम इज अफेक्टेड, दूसरा अपीयरेंस ऑफ साइन एंड सिम्टम्स, ठीक है, तो कोई ऑर्गन अफेक्ट होगा, साइन एंड सिम्टम्स दिखाई देंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या, उससे हम क्या कहते हैं कि ये जो पर्सन है, द पर्सन इज डिजीज्ड, ठीक है, तो पर्सन को हम क्या कहेंगे कि द पर्सन इज डिजीज्ड। समझ में आया? तो डिजीज के लिए दो क्राइटेरिया है, वन और मोर ऑर्गन और वन और मोर सिस्टम गेट्स अफेक्टेड। उसके बाद में अपीयरेंस ऑफ साइन एंड सिम्टम्स, ठीक है। ऑफ कोर्स कोई भी अगर हमारा ऑर्गन अफेक्ट होता है, हमें नॉर्मल कॉमन कोल्ड भी अगर हो जाता है वायरसेस के थ्रू, तो हमारे जो है बॉडी पूरी अफेक्ट हो जाती है, ठीक है, न्यूरल सिस्टम एक्सेट्रा सब अफेक्ट हो जाता है। तो सिस्टम अफेक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से साइंस एंड सिम्टम्स दिखाई देते हैं, हमें ब्रीथलेसनेस होती है, सांस लेने नहीं होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, फटीग होता है, वीकनेस होती है, ठीक है, बॉडी पूरी हैम्पर हो जाती है, इसे हम कहते हैं डिजीज कंडीशन, ठीक है। अब ये जो डिजीजेस होती है, ये दो टाइप की होती है, डिजीजेस आर ऑफ टू टाइप्स, टाइप्स ऑफ डिजीजेस। कितने टाइप की डिजीज होती है, दो टाइप की होती है। अगर हम मोटे मोटे तौर पर देखें, ऑन द बेसिस ऑफ इन्फेक्टिविटी, कौन से बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ इन्फेक्टिविटी, कितने टाइप की होती है, दो टाइप की होती है। पहली आ जाती है इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज कौन सी होती है, जो ट्रांसमिट होती है, देखेंगे। दूसरी हो जाती है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, ठीक है। तो एक हो जाती है इन्फेक्शियस डिजीज, दूसरी हो जाती है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, ठीक है। इन्फेक्शियस जो होती है इजीली ट्रांसमिटेड, ठीक है, ये इजीली क्या हो जाएगी, इजीली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ठीक है, दूसरों को आराम से फैला सकते हैं। ये डिजीज जो हो जाती है ट्रांसमिटेबल कम्युनिकेबल इन्फेक्शियस डिजीज आ जाती है। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज के अंदर कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड, हम इसको फैला नहीं सकते, कैन नॉट बी स्प्रेड या फिर ट्रांसमिटेड, कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड या फिर स्प्रेड, इजी भाषा में स्प्रेड समझ सकते हो आप, तो जिसको हम फैला नहीं सकते। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज के अंदर क्या आ जाते हैं, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज के अंदर सबसे मेजर कॉज जो होता है, मेजर कॉज ऑफ डेथ नॉन इन्फेक्शियस डिजीज के अंदर आ जाते हैं कैंसर, ठीक है। ये एक ऐसी डिजीज है जो नॉन इन्फेक्शियस है, फैलती नहीं है, बट ये स्टिल कैसी है, मेजर कॉज ऑफ डेथ है वर्ल्ड वाइड, पूरे ग्लोबल में वर्ल्ड वाइड ये मेजर कॉज ऑफ डेथ में आती है कैंसर। कैंसर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, इसके अंदर बहुत सारी आ जाती है, टीबी हो गया, मलेरिया हो गया, निमोनिया हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, ठीक है, कॉमन कोल्ड हो जाता है। ये सारी जो डिजीजेज है या फैला सकते हो, लेकिन इसके अंदर दूसरा पॉइंट क्या बताया है, एक पॉइंट ये बताया है, दूसरा बताया है कुछ ऐसी होती है जो फैटल होती है, मतलब लाइफ थ्रेटनिंग होती है, लाइफ थ्रेटनिंग या फिर कैसी होती है, वो लाइफ एंडेंजरिंग होती है। लाइफ एंडेंजरिंग मतलब कि वो डेफिनेटली वो अगर डिजीज हो जाती है तो क्या होगा, डेथ होगी ही होगी। इसका एग्जाम्पल क्या है, एड्स,
ठीक है। तो एड्स और कैंसर इसीलिए आपको जो है आपकी बुक के अंदर अलग से दिया हुआ है, क्योंकि ये दोनों ऐसी डिजीज आती है अपनी अपनी कैटेगरी में जो मेजर कॉज ऑफ डेथ होती है, फैटल होती है, ठीक है। कैंसर के थ्रू भी होता है, और दूसरा ये पहला जो कैंसर है ये नॉन इन्फेक्शियस के अंदर आता है, इन्फेक्शियस के अंदर एड्स आ जाता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया सब। और ये जो ट्रांसमिटेबल डिजीज होती है, जो इन्फेक्शियस होती है, कि हम कभी ना कभी, जैसे कॉमन कोल्ड, ठीक है, कि हम कभी ना कभी एक बार तो इसके अंदर से सफर करते ही है, तो हमें पता है ये दूसरों से फैलती है, तो हमें भी कभी ना कभी फैली है, हर एक को फैली है, ठीक है। कॉमन कोल्ड हो सकता है, ये सारी चीजें आ सकती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ डिजीजेस, ठीक है। अब आगे हम देखने वाले हैं अबाउट व्हाट इज पैथोजन। सबसे पहले आ जाता है कोई भी डिजीज अगर आपको बात करनी है कोई भी डिजीज के बारे में, तो कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। जैसे कोई भी डिजीज के बारे में जब हम बात करते हैं, तो डिजीज तो हमने देख लिया क्या होता है, इसके अंदर कुछ टर्म्स आ जाते हैं। जैसे आ जाता है पैथोजन। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज पैथोजन, उसको हम अभी देखेंगे, ठीक है। अभी हम समझ लेते हैं कुछ वर्ड्स, जैसे कि इंक्यूबेशन पीरियड। व्हाट इज इंक्यूबेशन पीरियड? इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? द टाइम ड्यूरेशन होता है ये, ड्यूरेशन in between entry of pathogen to appearance of symptoms अपीयर होने लगते हैं, ठीक है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि कोल्ड, कॉमन कोल्ड, ठीक है। वायरस जिस दिन एंटर करता है उसी दिन फौरन आपको कोल्ड होता है क्या? नहीं, वो थोड़ा टाइम लेता है। तो कॉमन कोल्ड अगर हम देखें तो 1 दिन बाद या फिर 2 दिन बाद जो है कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स अपीयर होने लगते हैं। वायरस एंटर होता है, उसके बाद में 1 दिन के अंदर, 12 घंटे के अंदर भी सिम्टम्स अपीयर हो सकते हैं। तो जिस मोमेंट पर ये इंसान है, ठीक है, ये इंसान के जो है बॉडी में एंटर किया है, ठीक है, इसकी बॉडी में जो है ये होस्ट ने एंट्री मारा, ठीक है, उसके बाद से लेकर जो सिम्टम्स उसमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, हैवी क्या हो रहा है, उसे हैवी स्वेटिंग हो रही है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है, उसको बॉडी में फटीग हो रहा है, ठीक है, चलने नहीं हो रहा, ठीक है, उसके बॉडी में पेन हो रहा है, एब्डोमेन में पेन हो रहा है। तो ये जब तक ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं, इन बीच में का जो पीरियड होता है उसे हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। वो जितना कम होता है उतना बेटर होता है। इंक्यूबेशन पीरियड जितना ज्यादा होगा, मतलब क्या हो जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एड्स की हम बात करते हैं, एड्स में सालों तक, ईयर्स तक के पता नहीं चलता कि ठीक है, जो वायरस है वो एंटर हो चुका है बॉडी के अंदर, नहीं पता चलता है। तो इस केस में क्या होता है कि बॉडी में एंटर किया वो 10 जुलाई 2010 में, ठीक है, उसको सिम्टम्स आ रहे हैं 2010 में एंटर किया, उसको सिम्टम्स आ रहे हैं 2020 में। 10 सालों में जो इन्फेक्शन रहेगा वो कितना ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, पूरी बॉडी में जो वायरस है वो फैल जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा। तो जितना ज्यादा इंक्यूबेशन पीरियड होगा उतना वो फैटल हो सकता है, उतना हार्मफुल हो सकता है। जितना कम इंक्यूबेशन पीरियड होगा, जैसे अभी वायरस एंटर किया, अभी कोई पैथोजन एंटर किया और 12 घंटे में ही जो है सिम्टम्स दिखने लग गए, फीवर्स है, चिल्स है, तो वी कैन ट्रीट इट, ठीक है, मच अर्लियर, ठीक है, हम अर्लियर ट्रीट कर सकते हैं, जितना वो पूरी बॉडी में नहीं फैल जाता, ठीक है। तो व्हाट इज इंक्यूबेशन पीरियड? इट इज द टाइम पीरियड, इट इज द टाइम ड्यूरेशन इन बिटवीन एंट्री ऑफ पैथोजन टू अपीयरेंस ऑफ सिम्टम, इसे हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। और क्या है कि सिम्टम क्या होता है, साइन एंड सिम्टम, इसके बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। सिम्टम क्या होता है, साइन क्या होता है। सिम्टम्स जो है ये कंप्लेंट्स होती है पेशेंट की, कंप्लेंट्स ऑफ पेशेंट, जो पेशेंट आके बोलता है कि आंखों में सही से दिखाई नहीं दे रहा, ब्लर हो रहा है, या फिर जो है बॉडी का जो हमें जो है बुखार लग रहे, चिल्स हो रहे हैं, ये सब चीज। साइन में वो क्या देखेगा, आंखों में ब्लर क्यों दिखाई दे रहा है, तो वो आइस चेक करेगा, वहां पर जो है रेटिनोपैथी है या फिर आइस का कोई भी, ठीक है, अगर प्रॉब्लम है तो वो आइस में अंदर देखेगा और उसको कोई साइन एंड सिम्टम्स दिखाई देंगे। जैसे कि एक साइन हम देख लेते हैं कि अगर फीवर आ गया है, ठीक है, वो बोलेगा पैरों में दुख रहा है, ठीक है, नी जॉइंट में उसको पेन हो रहा है, जैसे वो बता रहा है नी जॉइंट में पेन हो रहा है, ठीक है, वो अब जो है ये हो गया उसका सिम्टम, नी जॉइंट में पेन, ये हो जाता है सिम्टम। साइन क्या होती है, वहां पर जब हम पैल्पेट करके देखते हैं, हम टच करके देते हैं, जो डॉक्टर होते हैं वो टच करके देखते हैं, वहां का टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहेगा, वहां पर जो है हम देखेंगे साइंस में इसके, हम देख सकते हैं साइनोवियल फ्लूइड कम हो गया है, ठीक है, ये सब हम एक्सरे वगैरह में से जो देख रहे हैं ये उसके साइंस है। साइंस क्या है, डॉक्टर रिकॉग्नाइज करता है, वो साइन हो जाता है। और सिम्टम क्या होता है, जो पेशेंट लेके आता है वो सिम्टम होता है। और क्या पॉइंट आप देख सकते हो, इंक्यूबेशन पीरियड है, ठीक है, और क्या देखना है यहाँ पर हम देख सकते हैं ट्रीटमेंट क्या होता है, हम ट्रीटमेंट लेते हैं। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय प्रिवेंटिव मेजर्स, इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। प्रिवेंटिव मेजर्स मतलब कि जो है वाटर को बार बार क्लीन करते रहना, उसके अंदर जो है वाटर क्लीन करना, हाइजीन, ठीक है, प्लेसेस से फूड का इंटेक करना। और क्या प्रिवेंटिव हो सकता है, मास्क लगाना, हैंड वॉश करना, ठीक है, हैंड वॉश करना, सैनिटाइज करते रहना अपने आप को। तो ये सब चीजें जो है प्रिवेंटिव मेजर्स में आ जाती हैं। क्लियर है। अब पैथोजन क्या होता है, पैथोजन इज एक्चुअली, सिंपल वर्ड्स में एज पर योर एनसीईआरटी अगर हम देखें तो डिजीज कॉजिंग एजेंट,
डिजीज कॉजिंग एजेंट, इसी को हम क्या कह सकते हैं, कॉजेटिव एजेंट, दैट इज कॉल्ड एज पैथोजन। जो भी वजह से, जिसकी भी वजह से डिजीज हो रही है, ठीक है। अब मुझे बताओ, जैसे मलेरिया है, मलेरिया कब होता है, मलेरिया होता है मच्छर के काटने से, तो मॉस्किटो बाइट, ठीक है, मॉस्किटो बाइट। नाउ इज मॉस्किटो बाइट से हो रहा है, तो इज मॉस्किटो पैथोजन ओवर हियर, नहीं। पैथोजन मतलब डिजीज कॉजिंग एजेंट, डिजीज कॉजिंग नहीं है। जो मॉस्किटो है वो मॉस्किटो कोई ऐसा वो नहीं है जो आपको डिजीज फैला रहा है, ठीक है, क्योंकि मॉस्किटो के अंदर एक, ठीक है, ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, एक क्या होता है, प्रोटोजोन होता है, एक प्रोटोजोन होता है जो क्या करता है, जो एक्चुअली डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होता है। मॉस्किटो इज नॉट डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। इसका एक चीज इसके अंदर और आ जाना चाहिए, ऑन रिमूवल ऑफ विच, ठीक है, ऐसा नहीं, ये आपकी बुक में नहीं लिखा है, लेकिन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ऑन रिमूवल ऑफ विच डिजीज विल एंड, ठीक है, जब हम उसे रिमूव कर दे डिजीज विल एंड, जब हम उसे रिमूव कर दे तो डिजीज भी नहीं रहे। जैसे अगर हम कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज ले लेते हैं, कोई भी इन्फेक्शियस, बैक्टीरियल हो, फंगल हो, या कोई भी हो, वो फंगल फंजाई से अगर हो रही है, बैक्टीरिया से अगर हो रही है, जब तक हम उसके अंदर के बैक्टीरिया को किल नहीं कर रहे, डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे, वो डिजीज रहेगी उसमें, राइट। या तो ऐसा हो सकता है वो लेटेंट पीरियड में हो, लेकिन जिसके रिमूवल से डिजीज एंड हो जाएगी, उसे हम कहेंगे वो पैथोजन है। यहाँ पर मॉस्किटो बाइट अगर होता, ठीक है, तो मॉस्किटो बाइट ने एक मिनट के लिए काटा, ठीक है, 2 मिनट के लिए काटा, तो उतने 2 मिनट के लिए आपको डिजीज होनी चाहिए ना। अगर वो पैथोजन होता तो उतने टाइम के लिए आपको डिजीज होती, बट इसके रिमूव हो जाने पर भी, आपने उस मच्छर को मार दिया, उसे भगा दिया, फिर भी वो डिजीज आपको हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दैट मॉस्किटो वाज द एक्चुअल होस्ट। मॉस्किटो यहाँ पर होस्ट है, किसके लिए? इस ऑर्गेनिज्म के लिए होस्ट है, होस्ट ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो उसके सलाइवा के अंदर, सलाइवा के थ्रू हमारे ब्लड के अंदर आता है। वो अपने सलाइवा, जो मस्कीटो है, इसके सलाइवा के अंदर रहता है ये ऑर्गेनिज्म, और वो हमारे ब्लड के अंदर एंटर करता है द मोमेंट इट बाइट अस। समझ में आ रहा है? यहाँ मलेरिया को डिटेल में देखेंगे। ये ऑर्गेनिज्म जो है दैट इज प्रोटोजोन। सो प्रोटोजोन इज अ पैथोजन और योर, ठीक है, डिजीज कॉजिंग एजेंट। अब ये क्या करता है, इसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाएगी? इसके अंदर बैक्टीरिया आ सकते हैं, फंजाई आ सकते हैं, वायरस आ सकता है, ठीक है, और क्या आ सकता है यहाँ पर? फंजाई हो गया, वायरस हो गया, या फिर कोई प्रोटोजोन भी हो सकता है, प्रोटोजोन्स हो सकते हैं, और लास्टली हेलमिन्स हो सकते हैं। हेलमिन्स आर नथिंग बट वर्म्स। तो वर्म्स इन्फेक्शंस भी होते हैं जो वर्म्स के थ्रू होते हैं, तो वो हेलमिन्थस हो जाते हैं। फिर आ जाते हैं जो मोस्टली जो पैरासाइट्स होते हैं, इसके अंदर एक और एक एग्जांपल्स आ जाते हैं पैरासाइट्स के। पैरासाइट्स क्या करते हैं? दे लीव इन बॉडी या फिर ऑन बॉडी। इन बॉडी मतलब वो हमारे सिस्टम के अंदर जा रहे हैं और सिस्टम को इन्फेस्टेशन कर रहे हैं इनसाइड अवर सिस्टम। दे एंटर अवर सिस्टम एंड, ठीक है, मल्टीप्लाई ओवर देयर, सिस्टम में जाके मल्टीप्लाई करते हैं। ऑन बॉडी मतलब वो एक्टोपैरासाइट है, इसी को हम क्या कहते हैं? एंडोपैरासाइट एंड एक्टोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट और एक्टोपैरासाइट। ऑन बॉडी मतलब आउटसाइड प्रेजेंट है, आउटसाइड प्रेजेंट है, ऑन सरफेस प्रेजेंट है, तो इसे हम कह सकते हैं एक्टोपैरासाइट। तो ये पैरासाइट भी क्या है? ये सारे डिजीज कॉजिंग होते हैं, तो इनको भी हम पैथोजन में ऐड करेंगे, ठीक है। अब ये कैसे काम करते हैं? तो सबसे पहले दे विल एंटर इन अवर बॉडी, ठीक है, दे एंटर इन अवर बॉडी, वहां जाके जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जब तक कि उनका नंबर एक ही है, एक प्रेजेंट था, 2 प्रेजेंट था, 3 प्रेजेंट था, वो डोमिनेंट नहीं है, वो स्ट्रांग नहीं है, तो सबसे पहले वो अपनी आर्मी को स्ट्रांग करते हैं, अपने आप को स्ट्रांग करते हैं। कैसे करते हैं? बाय मल्टीप्लाइंग। सो फर्स्ट दे विल मल्टीप्लाई अ लॉट, दे विल एंटर इन आवर बॉडी एंड दे विल मल्टीप्लाई अ लॉट, और उसके बाद में दे विल स्टार्ट इंटरफियरिंग विथ अवर वाइटल सिस्टम्स, इंटरफियरिंग विथ वाइटल फंक्शंस या फिर वाइटल सिस्टम। जैसे कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंटर कर सकते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम में एंटर कर सकते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब हमारे ब्लड सर्कुलेशन में एंटर कर सकते हैं, ब्रेन में एंटर कर सकते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एंटर कर सकते हैं, और वहां जाके ये कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, पेन इंड्यूस कर सकते हैं, इन्फ्लेमेशन ला सकते हैं, एडिमा हो सकता है, ठीक है। और इसके बाद में जो है ये कोई ना कोई अपने डैमेज दिखाने चालू कर देंगे, हमारी बॉडी में डैमेज दिखाना चालू कर देंगे, मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल डैमेज, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल डैमेज। मॉर्फोलॉजिकल मतलब हमारी बॉडी पे जैसे क्या हो जाएगा, अगर कोई लेप्रेसी जो बैक्टीरिया की वजह से होता है, ठीक है, उसकी वजह से स्किन के ऊपर हमें रैशेस दिखाई देते हैं, स्पॉट्स दिखाई देते हैं, ठीक है। सो स्किन के ऊपर ये चीजें दिखाई दे रही है, ये मॉर्फोलॉजिकल हो गया। मॉर्फोलॉजिकल मतलब अपीयरेंस के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, कहीं पर जो है एडिमा हो गया है, ये सब चलिए मॉर्फोलॉजिकल। फंक्शनल के अंदर क्या हो सकता है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, आपको प्रॉपर ब्रीथ लेने नहीं हो रहा है, तो शॉर्टनेस, तो हमारे फंक्शंस में, ठीक है, वो प्रॉब्लम ला सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन करवा सकते हैं, डायरिया करवा सकते हैं, तो ये सारे हमारे फंक्शंस के अंदर वो चेंजेस ला रहे हैं। मॉर्फोलॉजिकल मतलब हमारे अपीयरेंस में चेंजेस आ रहे हैं, फंक्शनल मतलब ये सब, ठीक है। तो इनका ये मैकेनिज्म होता है, इस तरीके से ये काम करते हैं। तो दिस वाज द मैकेनिज्म ऑफ एनी पैथोजन। सबसे पहले जो कॉमनली है, ये ओवरव्यू है, ब्रॉडली हम बात कर रहे हैं, वो एंटर करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज दे वांट टू फर्स्ट गेट
स्ट्रॉन्ग, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद दे स्टार्ट इंटरफियरिंग विद अवर वाइटल सिस्टम, और जिसकी वजह से जो है मॉर्फोलॉजिकल और फंक्शनल डैमेज होता है, और इसी को ही हम क्या कहते हैं, सिम्टम्स। यही होते हैं हमारे बॉडी के अंदर साइंस एंड सिम्टम्स। दूसरी चीज, पैथोजन जो होते हैं, पैथोजन के अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक होना जरूरी है, ठीक है, वो है कि अडेप्ट विद द इन्वायरमेंट, दे अडेप्ट विद इन्वायरमेंट। ये बहुत उनके लिए जरूरी होता है। अगर वो इन्वायरमेंट के साथ अडेप्ट नहीं कर पाएंगे तो वो वहां पर रह ही नहीं पाएंगे, ठीक है। इनेबल टू सर्वाइव, इनेबल टू सर्वाइव, उनको वहां पर अडेप्ट करना पड़ेगा। जैसे हमारी जो बॉडी है वो हमारे बाहर के एनवायरनमेंट से काफी अलग है। हमें यहाँ पर कोई भी एसिड्स या फिर कोई भी अल्कलीज या फिर कोई भी स्ट्रॉन्ग कोरोजन या फिर कोई भी ऐसे केमिकल्स के साथ कांटेक्ट में नहीं आना पड़ता है। बट हमारा जो गट है, ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल जो गट के अंदर बैक्टीरिया, ठीक है, जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं या गट में जाते हैं, वो जो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, गट के अंदर रहने वाले बैक्टीरिया को लो पीएच मतलब एसिडिक एनवायरनमेंट में रहने के लिए उनको अपने आप को उतना कैपेबल करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि हमारे गट के अंदर कैसा होता है, गट इज अवर लो पीएच का होता है, एसिडिक होता है, क्योंकि यहाँ पे HCl है, गैस्ट्रिक जूस है, ये सब रिलीज होता है जो हाईली एसिडिक इन नेचर होता है। HCl एसिडिक है। अब ये जो है इसकी वजह से यहाँ के जो बैक्टीरिया हो गए, देयरफॉर बैक्टीरिया इन गट मस्ट हैव द एबिलिटी, मस्ट हैव दिस एबिलिटी टू ठीक है, टू प्रोटेक्ट देमसेल्स अगेंस्ट दिस। ये एनवायरनमेंट से बचना उनके लिए जरूरी है, तो वो कोई प्रोटेक्टिव कवरिंग लेकर आ जाएंगे। अगर ये कोई ठीक है पैरासाइट है, ये कोई पैरासाइट अगर प्रेजेंट है तो उसके आसपास वो ऐसी कोई प्रोटेक्टिव कवरिंग लेकर आ जाएंगे, जो उनको जो कवरिंग जो है वो HCl इसके ऊपर काम नहीं कर पाएगा, गैस्ट्रिक जूस इसके ऊपर काम नहीं कर पाएगा। सो इन दिस मैनर वो क्या करते हैं, प्रोटेक्टिव अपने ऊपर कोटिंग डेवलप करेंगे या फिर कोई भी ऐसा अडेप्टेशन लेके आएंगे जिसकी वजह से जो है वहां का एनवायरनमेंट में उनके कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एसिडिक पीएच ले सकता है, डाइजेस्टिव ये सब चीजों को रेजिस्ट कर सकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट पैथोजन। अभी हम बात करते हैं अबाउट टाइफाइड। सबसे पहली डिजीज जो आपके बुक के अंदर दी है दैट इज टाइफाइड। इसका जो है कॉजेटिव एजेंट क्या है, कॉजेटिव एजेंट मतलब इसका पैथोजन क्या है, सैल्मोनेला टाइफी। सैल्मोनेला टाइफी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आगे तक रहने वाला है और बहुत कॉमनली पाया जाता है टाइफाइड। ये कैसे स्प्रेड होता है, तो ये स्प्रेड होता है बाय फूड एंड वाटर, फूड एंड वाटर के थ्रू स्प्रेड होगा। H2O लिख सकते हैं, वाटर के थ्रू स्प्रेड होगा, मतलब कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू स्प्रेड होता है। कंटामिनेटेड फूड, अगर फूड कंटामिनेटेड रहेगा या फिर कोई कंटामिनेटेड वाटर रहेगा और उसको कोई इंजेस्ट कर रहा है, वहां का कोई कंजम्पशन कर रहा है, तो टाइफाइड होने के चांसेस हो सकते हैं। अब ये काम कैसे करता है, इसका क्या मैकेनिज्म है, देखो। ये सबसे पहले एंटर करेगा, ठीक है, ये हमारे जो है ओरल कैविटी से एंटर करेगा, हमारे गट में जाएगा। गट में जाने के बाद ये पहुंचेगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है, कैसे हो रहा है ये, हमने कोई भी ऐसा जो है इन्फेक्टेड कंटामिनेटेड खाना हमने खा लिया, वो फूड जो है हमारी ओरल कैविटी से होते हुए गट में गया, स्टमक में गया, उसके बाद में ये जाएगा इन अवर स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐड होने के बाद में वो क्या करता है, एक ठीक है सर्कुलेशन में ऐड होगा, ठीक है। क्या होगा, वहां पर एब्जॉर्प्शन होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है और इट विल रीच टू अदर टिश्यू एंड ऑर्गन्स, रीच टू अदर टिश्यू एंड ऑर्गन्स, ठीक है। लीवर में जा सकता है, ये जो है अपने स्प्लीन में जा सकता है, लीवर में जा सकता है, किडनी में जा सकता है, बाकी सब जगह पर ये इन्फेक्शन को फैलाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये स्प्रेड हो रहा है इस तरीके से। और जब ये स्प्रेड हो जाता है तो इसकी वजह से क्या देखा जाता है, यहाँ पर एक चीज देखी जाती है कॉल्ड एज व्हाट, टाइफाइड फीवर, ठीक है। इसके सिम्टम्स में बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज आ जाती है, टाइफाइड फीवर। इसको हम एंट्रिक फीवर भी कहते हैं, एंट्रिक फीवर। एंट्रिक फीवर इज नथिंग बट टाइफाइड फीवर। ये कितना होता है, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का ये होता है। दिस इज योर एंट्रिक फीवर, ठीक है, समझ में आ गया है। तो दिस वाज टाइफाइड फीवर। जो फीवर कैसा होता है, ये फीवर कैसा होता है, दिस इज अ कंटिन्यूअस फीवर। कंटिन्यूअस मतलब सस्टेन्ड फीवर होता है। टाइफाइड फीवर जो होता है ये सस्टेन्ड फीवर होता है। सस्टेन फीवर मतलब क्या होता है, रिकरेंट नहीं हो रहा है। सस्टेन मतलब कंटिन्यूसली प्रेजेंट है, कंटिन्यूसली प्रेजेंट होता है, ठीक है। कुछ फीवर ऐसे होते हैं, फीवर के टाइप्स होते हैं। जैसे कुछ फीवर ऐसे होते हैं कि सुबह में फीवर हुआ, रात में उतर जाता है, फिर दिन में वापस फीवर होता है। कभी ऐसा होता है कि 24 घंटा फीवर, एक दिन फीवर था, एक दिन नहीं था, फिर दूसरे दिन फीवर वापस हो जाता है। 4 दिन फीवर होता है, 2 दिन नहीं होता है, फिर वापस 4 दिन फीवर होता है। तो ये जो साइकिल्स होते हैं इनको हम कहते हैं रिकरेंट फीवर। कुछ ऐसे फीवर होते हैं जो सस्टेन्ड होते हैं, मतलब एक बार फीवर स्टार्ट हो गया तो वो फीवर डाउन होता ही नहीं है, वो वहां का टेम्परेचर लो नहीं होता, फीवर
एंड ही नहीं करता, ठीक है, फीवर चलता ही रहता है, उसे हम कहते हैं सस्टेन फीवर। और इसका जो टेम्परेचर होता है 39 डिग्री सेल्सियस, अगर आप सेल्सियस में पूछो तो 39 to 40 डिग्री सेल्सियस तक का ये होगा, या तो फिर फ़ारेनहाइट में 102 से 104 डिग्री सेल्सियस तक का एंट्रिक फीवर होता है। इसको एंट्रिक क्यों कहते हैं, दिस इज नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज कॉल्ड एज एंट्रिक फीवर और टाइफाइड फीवर। एंट्रिक, ये जो वर्ड है एंट्रिक वर्ड मतलब क्या होता है, इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं एंटरिक। तो इंटेस्टाइन में ऐड होने के बाद, पहुंचने के बाद, वहां से जो है स्प्रेड होता है सर्कुलेशन में, उसके बाद में फीवर, ठीक है, डेवलप होना चालू होता है, दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज एंटरिक फीवर। अभी बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। तो सिम्टम्स में इसका क्या आ जाएगा, तो सबसे पहले आ जाता है वीकनेस, बॉडी में वीकनेस होने लगेगी। और क्या होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट, दूसरा आ जाता है लॉस ऑफ एपेटाइट, ठीक है। और क्या हो जाएगा, ठीक है, स्टमक पेन होगा। और क्या हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक। और लास्टली इसके अंदर आप ऐड कर सकते हो एंटरिक फीवर, जिसको हम टाइफाइड फीवर भी कहते हैं। ये सारे इसके सिम्टम्स होते हैं। इसको याद कैसे रखना है, ठीक है, याद रखने के लिए जरूरी है और इसको याद रखना ही पड़ेगा। आपको जो है ऑप्शंस में भी पूछा जा सकता है, तो इसका हम निमोनिक बना लेते हैं, वो लड़की सबसे क्यूट है, ठीक है। और टाइफाइड फीवर तो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके लिए तो आपको इसकी भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। सो W वो, L लड़की, S सबसे, और C से क्यूट, ठीक है, और H से हम हेडेक, ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। ये मैंने अभी जस्ट अभी नोट्स बनाते बनाते आई जस्ट डिस्कवर्ड दिस कि ऐसे आप याद कर सकते हो। वीकनेस, L लड़की से लॉस ऑफ एपेटाइट, S सबसे स्टमक पेन, क्यूट के लिए कॉन्स्टिपेशन, H है हेडेक। तो आप याद रख सकते हो। टाइफाइड जो है इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होता है, क्लासिकल केस होता है, ठीक है, टाइफाइड मैरी का। ये इसका क्या था, टाइफाइड मैरी, ठीक है। ये जो है इसका निकनेम है, इसका एक्चुअल नेम क्या है, मैरी मेलॉन, ठीक है, मैरी मेलॉन का ये केस है, ठीक है। ये क्या थी, शी वॉज द कुक बाय प्रोफेशन, कुक बाय प्रोफेशन मतलब इसका काम क्या था, शी यूज टू कुक, ठीक है, शी वॉज अ कुक। तो वो क्या थी, वो टाइफाइड कैरियर थी, ठीक है। टाइफाइड कैरियर मतलब वो कौन से पीरियड में थी, अभी इन बिटवीन द इंक्यूबेशन पीरियड, उसके अंदर जो है इन्फेक्शन हो चुका था लेकिन सिम्टम्स आने चालू नहीं हुए थे। तो मतलब वो डिजीज तो थी, मतलब क्या कि उसके अंदर डिजीज का इन्फेक्शियस एजेंट पहुंच चुका था, ठीक है, बट उसके अंदर सिम्टम्स आने चालू नहीं हुए थे, ठीक है। सो इन बिटवीन, शी वॉज इन बिटवीन इंक्यूबेशन पीरियड, उसका इंक्यूबेशन पीरियड अभी पूरा नहीं हुआ था, और उतने टाइम में जब उसका इन्फेक्शन हो चुका था, वो खाना बना के जितना भी उसके थ्रू जिसने भी खाना खाया है, उसके पके हुए खाने से सबको इन्फेक्शन फैला था। एंड हु वाज द मेन रीजन वाज मैरी मेलॉन, क्योंकि उनके बॉडी के अंदर ही ये जो है इन्फेक्शन एडेड था, मतलब वो बॉडी उनकी इन्फेक्टेड थी, बट खाली क्योंकि सिम्टम्स अपीयर नहीं हुए थे तो पता नहीं चल रहा था कि द पर्सन इज डिजीज, ठीक है। सो मैरी मेलॉन, तो आप याद रख सकते हो, मैरी मेलॉन एक लड़की, ठीक है, शी वॉज अ कुक बाय प्रोफेशन, और इसके सिम्टम्स भी क्या है, वो लड़की सबसे क्यूट है। तो वीकनेस था, लॉस ऑफ एपेटाइट था, और स्टमक पेन था, कॉन्स्टिपेशन था, हेडेक था। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। आप खुद से भी अपने दूसरे निमोनिक्स बना सकते हो। हमारा मेन गोल, मेन एम हमारा यही होता है कि हमें जो है याद रखना है, निमोनिक्स बना के हमें याद रखना है। तो ये मैंने इसके लिए बता दिया है, सबसे इंपॉर्टेंट है टाइफाइड फीवर, जो आपको भूलना नहीं है। इसको दूसरा उसका हम ये भी कहते हैं एंटरिक फीवर। इसका टेम्परेचर है 102 से 104 तक का, जो हम सेल्सियस में अगर देखें तो 39 to 40 डिग्री सेल्सियस होता है। अब इसको ठीक है पता करने के लिए कौन सा टेस्ट होता है, इसके लिए कौन सा लैब टेस्ट हम लिख कर देते हैं या एडवाइस करते हैं, ठीक है। पेशेंट को कौन सा टेस्ट हम एडवाइस करेंगे, तो विडाल टेस्ट, नाम याद रखना है, विडाल टेस्ट, ये हम करते हैं। अब कोई टेस्ट के लिए कब आएगा, जब उसको फीवर आना चालू होगा। तो मेनली हमें फीवर क्यों आ रहा है ये पता करने के लिए हम विडाल टेस्ट यूज करते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट टाइफाइड, ठीक है। इसके अंदर एक प्रॉपर केस था मैरी मेलॉन का, वो हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट निमोनिया। अब ये जो निमोनिया, ये जो चीज है, इसको क्या होता क्या है, बेसिकली निमोनिया के अंदर हमारे जो एल्वियोलाई, ये कहां पर एक्ट करता है, एल्वियोलाई पर एक्ट करता है। यहाँ पर फ्लूइड भर जाता है, हमारे जो एल्वियोलाई होते हैं वहां पे फ्लूइड भर जाता है। फॉर अंडरस्टैंडिंग वेयर इज एल्वियोलाई प्रेजेंट एंड वेयर इट इज एक्चुअली हैपनिंग, आप जाके वो चैप्टर देखो रेस्पिरेशन वाला, ठीक है, वहां पर आपको अच्छे से समझेगा। बट अभी के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो है यहाँ पर इस तरीके से डिवाइड हुआ है, और यहाँ पर जो है लंग्स हमारे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये भी यहाँ पर क्या हुआ है, डिवाइड हुआ है, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, हमारे लंग्स प्रेजेंट है। अब ये जो लंग्स होते हैं इसके अंदर जो है इस तरीके से एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं, ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर के, बहुत छोटे छोटे माइन्यूट होते हैं वो, ठीक है। ये मैंने ऐसे ड्रॉ किया है। अब ये जो एल्वियोलाई है, जब इसके अंदर क्या भर जाता है, फ्लूइड भर जाता है, इसके अंदर फ्लूइड भरने लगता है। तो बेसिकली जो लंग्स है उसके अंदर फ्लूइड भरने लग रहा है, क्योंकि पूरे लंग्स ही एल्वियोलाई से बने हैं।
और इस वजह से जो स्पेस यहाँ पर, ठीक है, जहां पर गैस एंटर कर सकती थी वहां पर गैस एंटर नहीं कर पाती है, और निमोनिया में हमें बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स देखने मिलेंगे जैसे स्लीप, ठीक है, ब्रीथलेसनेस हो सकता है, ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, और डिस्निया जिसको हम कहते हैं, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, पेन होगा चेस्ट में, ये सब चीजें निमोनिया में। अब इसका जो पॉजिटिव एजेंट है, 2 एजेंट है इसके, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजे, दूसरा हो जाता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिये। ठीक है, ये 2 इसके क्या है, पॉजिटिव एजेंट है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, ये 2 इसके पॉजिटिव एजेंट है। इसके अंदर क्या देखा जाता है कि एल्वियोलाई जो होते हैं हमारे अफेक्ट होते हैं, जैसे मैंने बताया, इट अफेक्ट्स व्हाट, इट अफेक्ट्स एल्वियोलाई। ठीक है, यहाँ पर क्या भरने लगता है, फ्लूइड भरने लगता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इसको हम लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब लोअर और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इस तरीके से 2 होते हैं, ठीक है, URTI होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, और LRTI होता है, ये जो है LRTI है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इसमें क्या हो रहा है, अपर रेस्पिरेटरी के अंदर हमारे नोज है और हमारा जो फेरिंग्स रीजन है, जो हमारे ब्रोंकाई तक है, ठीक है, वहां तक हो रहा है इन्फेक्शन। जब हमारे टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स और लंग्स पूरा इन्वॉल्व होता है, उसे हम कहते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो हमारा सिर्फ अपर नेजल ट्रैक्ट तक के अगर है तो वो अपर रेस्पिरेटरी होगा, जब हमारे ब्रोंक्यूल्स ब्रोंकाई तक के पहुंचता है तो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होगा। तो ये लोअर क्यों है, क्योंकि हमारे लंग्स इनके इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं और लंग्स तक प्रॉब्लम जाता है। इसके अंदर क्या होने लगता है, फीवर, बेसिकली इसके अंदर फ्लूइड भरने लगता है, ठीक है। इट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया हीमोफिलस इन्फ्लुएंजे, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ये 2 बैक्टीरिया इसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सिम्टम्स में क्या क्या आ जाएगा, सिम्टम्स में वी कैन सी फीवर हो सकता है, चिल्स हो सकते हैं, कफ होगा, हेडेक होगा, ठीक है, हेडेक होगा। अब जैसे वहां पर मैंने एक प्रॉपर सिम्टम बताया था, वैसे यहाँ पर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है जो हमारे फिंगर नेल्स होते हैं। मतलब यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं, समझो, फिंगर नेल्स होते हैं और क्या होते हैं, फिंगर नेल्स होते हैं और लिप्स होते हैं, ये दोनों ब्लूइश ग्रेइश कलर के होने लगते हैं, ब्लूइश ग्रेइश कलर के होने लगेंगे। क्यों होते हैं, इस फिनोमिना को हम कहते हैं साइनोसिस, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे समझने का ट्राई करो। निमोनिया में ये 2, ठीक है, ऑर्गेनिज्म है जो कि क्या कर रहे हैं, लंग्स को अफेक्ट कर रहे हैं, ये हमारे लंग्स को अफेक्ट कर रहे हैं। अब लंग्स को जब ये अफेक्ट करते हैं, यहाँ पे फ्लूइड भरने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज करो ये पूरा इतना पूरा स्पेस था ऑक्सीजन ऐड करने का, ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड होता, हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेशन में जाता और प्रॉपरली सब जगह ऑक्सीजन पहुंचता। लेकिन क्योंकि इस पूरे रीजन में अभी क्या ऐड होने लग गया है, वाटर ऐड होने लग गया है, तो ऑक्सीजन के लिए थोड़ी सी जगह बची है, इतनी ही जगह बची है। तो पहली बात उससे क्या होगा, ब्रीथलेसनेस होगा, उससे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, सही से सांस लेने नहीं होगा, ठीक है, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये पूरा जगह जो है ये इंगेज है, ठीक है, पानी भर चुका है यहाँ पे, इसीलिए इसको जो है सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। अब क्योंकि जगह इंगेज है तो प्रॉपर ऑक्सीजन एंटर नहीं कर रहा है, ऑक्सीजन एंटर नहीं कर रहा है, ऑक्सीजन जो है एंटर इन लो अमाउंट, क्योंकि जो हमारा लंग्स है वो किससे भर चुका है, फ्लूइड से भर चुका है, तो लो अमाउंट में जा रहा है। तो लेस O2, ठीक है, लेस O2 टू बॉडी में ऑक्सीजन ही कम प्रेजेंट हो रहा है। ऑक्सीजन कम प्रेजेंट होने की वजह से टिश्यूज जो होते हैं वो हाइपोक्सिया में जाते हैं। हाइपोक्सिया मतलब उनको कम ऑक्सीजन मिलता है, टिश्यूज को ऑक्सीजन ही प्रॉपर अमाउंट में, एडिक्वेट अमाउंट में नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से डेवलप होता है साइनोसिस, ठीक है। इसका ये बहुत ही लेटर स्टेज में होता है, जब बॉडी में बिल्कुल ही ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता। तो जो पेरिफेरल पार्ट होता है, पेरिफेरल मतलब हमारे जो मेन ट्रंक है, इससे दूर वाले रीजन, जो बाहर के रीजन है, जो दूर वाले रीजन है, हमारे पैर हुए, हाथ हुए, नेल्स हुए, फिंगर टिप्स हुए, ये सारे रीजन, हमारे लिप्स हो गए, क्योंकि यहाँ पर जो है सबसे जल्दी, ठीक है, ऑक्सीजन कम होने और डिफिशिएंट होने की वजह से अफेक्ट्स, ये सिम्टम्स जो है दिखाई देते हैं। तो साइनोसिस एज द नेम इंक्लूड सैन कलर, मतलब कैसा, ब्लूइश कलर, ग्रीनिश और ठीक है, ग्रेइश कलर जो है दिखाई देने लगता है। कहाँ मिलेगा ये, लिप्स और फिंगर टिप्स पर मिलता है, इसे हम कहते हैं साइनोसिस। ये निमोनिया में मिलता है इन लेटर स्टेज, ठीक है। अब यहाँ पर जो है प्रॉब्लम देता है इन रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होगी, ये सारी चीजें यहाँ पे बताइए। तो दिस वाज ऑल अबाउट निमोनिया। अब ये फैलता कैसे है, तो इसके रीजन क्या हो सकते हैं, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, जहां कहीं भी ये नाम आ जाता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पर, अभी समझ लो व्हाट इज ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन क्या होता है, ड्रॉपलेट
कहीं ड्रॉपलेट मतलब स्मॉल स्मॉल ड्रॉप्स कहाँ से निकल सकते हैं? स्मॉल स्मॉल ड्रॉप्स जब हम कफ करते हैं, जब हम स्नीज करते हैं, तो एकदम बारीक बारीक छोटे माइन्यूट ड्रॉप्स होते हैं जो हमारी बॉडी से निकलते हैं, हमारे माउथ से या फिर नोज के नेजल कैविटी से निकलते हैं, ठीक है। या फिर जो है नॉर्मली अगर बहुत ज्यादा रनी नोज रहेगी तो वहां से भी ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, एरोजोल्स निकलते हैं। एरोजोल्स मतलब कि जो एयर कंटेंट हमारी बॉडी के अंदर विथ मॉइस्चर प्रेजेंट होता है उसे हम एरोजोल्स कहते हैं। मतलब हम जो एक्सेल कर रहे हैं वहां से एयर निकल रही है बट वो थोड़ा मॉइस्चर के साथ मिला हुआ है, थोड़ा सा अगर वो ठीक है बॉडी फ्लूइड के साथ में मिला हुआ रहेगा, दैट इज एरोजोल्स। तो ड्रॉपलेट वगैरह फैल रहे हैं बाय कफिंग एंड स्नीजिंग, इसे हम कहते हैं ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। कब होता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन? जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन स्नीज कर रहा है या कफ कर रहा है या फिर ऐसी कोई भी एक्टिविटी कर रहा है जिसकी वजह से उसके बॉडी के ड्रॉपलेट्स हवा में उड़े, ठीक है, हवा में प्रेजेंट हो जाए, एरोजोल्स हवा में प्रेजेंट हो जाए, और वो अनइन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है, मैं नॉर्मल हेल्दी पर्सन हूं, अगर मैं उसे इनहेल कर देती हूँ, ठीक है, अनइंटेंशनली इनहेल कर देती हूँ, तो क्या होगा? वो इन्फेक्शन मुझे हो जाएगा, ठीक है। सो दैट इज ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का मतलब समझ में आ गया है कि आपको आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से जो है इन्फेक्शन फैल रहा है थ्रू ड्रॉपलेट्स, जो आपके म्यूकस में प्रेजेंट हो सकता है। ड्रॉपलेट में क्या आ जाएगा? आपका म्यूकस आ जाएगा, जो कफ है वो सब चीजें आ जाएगी। बेसिकली इन सब चीजों से होता है। और कैसे हो सकता है? बाय रीयूजिंग यूटेंसिल्स है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है दैट वाज ओन्ड बाय अफेक्टेड पर्सन। कोई अफेक्टेड पर्सन है, उसका मैंने पर्सनल पेन ले लिया, ठीक है, नॉब पकड़ लिया, उसके डोर का नॉब मैंने पकड़ लिया, तो उसने भी वो यूज किया होगा, उसका हाथ भी वहां पे लगा होगा। ऐसे लोग होते हैं जो स्नीज करते हैं, हाथ में पोंछते हैं और फिर वही कंटिन्यू करते हैं, तो पेन अपना पकड़ लिया, बुक पकड़ लिया, तो ये सब के थ्रू जो है इन्फेक्शन ऑफकोर्स फैलेगा। सो दिस वाज द 2 डिजीज दैट वाज गिवन। फर्स्टली आपका टाइफाइड देख लिया, उसके बाद में निमोनिया देख लिया। अभी आपको आगे 3 डिजीजेस के बारे में दिया है, प्लेग, डिप्थेरिया एंड डाइसेंट्री। सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट प्लेग। प्लेग में क्या होता है? प्लेग इज बेसिकली इट इज कॉज्ड बाय यर्सीनिया पेस्टिस। सबसे पहले आ जाता है प्लेग, इट इज कॉज्ड बाय यर्सीनिया पेस्टिस, ठीक है। नाम क्या है बैक्टीरिया का? यर्सीनिया पेस्टिस, ठीक है, यर्सीनिया पेस्टिस। कितने दिन लगते हैं इसके अंदर के सिम्टम्स दिखाई देने के लिए? जैसे इन्फेक्शन हो जाता है 2 से 8 दिन में इन्फेक्शन होता है। रैट्स है, रोडेंट्स है, इनके बाइट से होता है। रैट्स एंड रोडेंट्स के बाइट से प्लेग होता है। रैट फ्ली से भी हो सकता है। रैट फ्ली एक छोटे पैरासाइट्स होते हैं, दीज आर पैरासाइट्स, इनके भी काटने से, इन्फेक्ट करने से ये हो सकता है, ठीक है। अब ये इन्फेक्शन जो है कैसे होगा? ये इनके फ्लूइड, इनकी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उससे होता है। अब इसके अंदर जो है बॉडी पे स्पॉट्स आने चालू होते हैं। प्लेग में क्या होता है? बॉडी पे स्पॉट्स आने चालू हो जाते हैं, जिसको हम पिटेची स्पॉट्स भी कहते हैं। वो कैसे स्पॉट्स होते हैं? ब्लैक कलर के होते हैं, और इस वजह से जो है ब्लैक बॉडी इसे कहा जाता है, ब्लैक डेथ भी कहा जाता है, इसे ब्लैक डेथ कहा जाता है, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लैक डेथ। और इसके अलावा जो है फीवर होगा, नॉसिया होगा, वॉमिट जैसा लगेगा और चिल्स आएंगे, ठीक है। ये फैलता कैसे है? ऑफकोर्स जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके फ्लूइड से ये फैलेगा, ठीक है। पहला हमने देख लिया प्लेग। प्लेग के अंदर क्या है? यर्सीनिया पेस्टिस। 2 से 8 दिन के अंदर इसका जो है इन्फेक्शन दिखना चालू हो जाएगा, और जो है क्या मिलता है हमें? रैट्स, रोडेंट्स के थ्रू ये स्प्रेड होता है। ये सारे जो है इन्फेक्शंस के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। फैलता कैसे है? बॉडी फ्लूइड से ये फैलेगा, ठीक है, कफिंग, स्नीजिंग, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ये फैलेगा। दूसरा आ जाता है डिप्थेरिया। अब डिप्थेरिया जो है इसका मतलब क्या होता है? डिप्थेरिया का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कोई मेम्ब्रेन बन जाना। डिप्थेरिया का मतलब ही क्या होता है कि बॉडी पे कोई स्ट्रॉन्ग ऐसा मेम्ब्रेन, कोई ऐसा लेदर बन जाना। डिप्थेरिया का मतलब होता है लेदर। डिप्थेरिया का मतलब होता है लेदर, कोई ऐसा कवरिंग आ जाता है। ये कहाँ पर आता है डिप्थेरिया? ये नाम क्यों आया इसका? क्योंकि जो हमारा जो थ्रोट का रीजन होता है, थ्रोट होती है या जो नेक होता है, वो कैसा हो जाता है? वो थिकेंड हो जाता है, थिकेंड हो जाता है, वो बल्ज आउट हो जाता है, इट बल्जेस आउट, ठीक है, इट बल्जेस आउट, ठीक है। और जो हमारा सिम्टम में हम इसको ऐड करते हैं कि जो नेक का रीजन होता है, नेक का जो स्किन रहेगी वो बल्ज करेगी, जिसकी वजह से हम इसे बुल्स नेक भी कहते हैं। इस सिम्टम को हम कहते हैं बुल्स नेक। बुल्स नेक जैसा दिखाई देता है, इसकी फोटो भी मैं लेकर आई हूँ। और ये कैसे होता है? तो इसके अंदर सिंपल सा आपका जो ये है, जो कॉजेटिव एजेंट है, दैट इज कॉरिनीबैक्टीरियम डिप्थेरिये, कॉरिनीबैक्टीरियम डिप्थेरिये। जो आपका दूसरा नाम होता है वो आप इस तरीके से लिखते हो, स्मॉल में, जो दूसरा लेटर होता है वो स्मॉल में आता है। कॉरिनीबैक्टीरियम का C कैपिटल, डिप्थेरिया का D स्मॉल लेटर रहेगा। इसका इंक्यूबेशन पीरियड कैसा रहता है? तो 2 से 5 दिन में ये जो है अपने इन्फेक्शन का जो भी सिम्टम है वो दिखाना चालू कर देगा। अब ये जो है कैसे फैलता है? जो भी कट है या फिर कोई भी वुंड है, उसका जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा उसके थ्रू ये फैलेगा। ह्यूमन टू ह्यूमन फैल सकता है, ये ह्यूमन टू ह्यूमन फैल सकता है, ठीक है। तो सिम्टम्स में ये जो नेक मैंने बताया बुल्स नेक हो जाता है। ये बुल्स नेक कैसे होता है? तो नेक में हमारे जो लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं, क्या प्रेजेंट होते हैं नेक में? लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं। व्हाट आर लिम्फ नोड्स? जो
जहां पर एक तरीके से वो हमारी इम्यूनिटी में काम करते हैं। तो ये लिम्फ नोड्स क्या हो जाते हैं, ये बल्ज होने लग जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या हो जाएगा, एडिमा हो जाएगा। उस वजह से क्या होता है, ये पूरे इन्फ्लेम स्वेलिंग हो जाती है वहां पर, जिसकी वजह से ये थिक हो जाते हैं और हमारी नेक की जो स्किन रहती है वो एकदम थिक दिखाई देती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट डाइसेंट्री। डाइसेंट्री वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर मेन आपका सिम्टम क्या रहेगा, क्लासिकल सिम्टम एक ही रहता है कि एब्डोमिनल पेन बहुत ज्यादा रहता है। डाइसेंट्री मतलब रिलेटेड टू योर एब्डोमेन, तो एब्डोमिनल पेन रहेगा, गट में पेन रहेगा, एब्डोमिनल पेन, ठीक है। यहाँ पर जो है डायरिया होता है, ठीक है। ये किसी वजह से हो सकता है, हिस्टोलिटिका की वजह से हो सकता है और शीजेला की वजह से हो सकता है। तो इट इज स्प्रेड्स, इसका पॉजिटिव एजेंट क्या हो जाता है, शीजेला बैक्टीरिया, शीजेला हो सकता है, या तो फिर एंटामीबा हिस्टोलिटिका, एंटामीबा हिस्टोलिटिका, हिस्टोलिटिका, ठीक है। इसका जो है और क्या है, इसके अंदर जो ये देखा जाता है, इसके अंदर ब्लड होगा, म्यूकस मिलता है, ठीक है। डायरिया हो सकता है, ब्लड मिल सकता है, ब्लड या फिर म्यूकस इन स्टूल्स, जो स्टूल्स है, जो स्टूल्स पास हो रहे हैं मोशंस के थ्रू, उसके स्टूल्स के अंदर ब्लड, म्यूकस, ये सब मिल सकता है, शिजेला के अंदर होता है। इट इज कॉमन इन इन्फेंट्स। इसका जो है ये कैसे स्प्रेड होता है ये जानना जरूरी नहीं है। डाइसेंट्री जो है आपके फ्लाइज के थ्रू फैल सकता है, फ्लाइज के थ्रू फैल सकता है, ये कंटेमिनेटेड फूड एंड एयर या फिर वाटर के थ्रू ये फैल सकता है, कंटेमिनेटेड फूड वाटर के थ्रू ये फैल सकता है। तो दिस वॉज डाइसेंट्री, ठीक है। इतना समझ में आ गया है। अभी जो है लास्ट के दो लिख लेते हैं। लास्ट के दो में एक आ जाता है अपने, हमने क्या पढ़ लिया अभी, टाइफाइड पढ़ लिया, और ठीक है ये जो आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, टाइफाइड और निमोनिया, ठीक है। निमोनिया का है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजे, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजे, और क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है चेंज करता है, वेराई करता है, कुछ दिन तक जा सकता है। टाइफाइड की अगर हम बात करें तो इट स्प्रेड्स थ्रू फूड एंड वाटर, फूड एंड वाटर से ये फैलता है। टाइफाइड के अंदर आ जाता है सैल्मोनेला टाइफी, ठीक है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड नहीं करना है, इसका भी नहीं करना है, ठीक है। और फिर जो है यहाँ पर क्या मिलेगा, वो लड़की सबसे क्यूट है, ये सारे जो है मिलता है। और क्या मिलता है, टाइफाइड फीवर मिलता है, टाइफाइड फीवर मिलता है। निमोनिया के अंदर क्या मिलेगा, तो निमोनिया के अंदर जो है फीवर मिलेगा, चिल्स मिलेगा, ये सब चीजें यहाँ पे देखने को मिलती है। यहाँ पर जो है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ये फैलता है। ऑल दीज थिंग्स, फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है, लंग्स कैविटी फ्लूइड फिल्ड हो जाती है। सो ये 5 डिजीजेस हमने कर ली है। कौन सी की है, जो 3 शॉर्ट में करनी थी वो 3 शॉर्ट में कर ली। अब हम आगे देखेंगे वायरल इन्फेक्शन। आगे हमें क्या देखना है, वायरल इन्फेक्शन। वायरस से होने वाले जो इन्फेक्शन होते हैं, ऑफकोर्स दैट विल बी कॉल्ड एज वायरल इन्फेक्शन, ठीक है। अब वायरल इन्फेक्शन के अंदर सबसे पहले आ जाता है कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड कैसे होता है, इट अकर्स बाय ग्रुप ऑफ वायरसेस, ग्रुप ऑफ वायरसेस जिसे हम कहते हैं राइनो वायरसेस, ग्रुप ऑफ वायरसेस कॉल्ड एज व्हाट, राइनो वायरसेस, ठीक है। राइनो वायरसेस, ये कितने, ये राइनो वायरसेस ये जो है ग्रुप ऑफ वायरस है, ठीक है। इट इज अ ग्रुप ऑफ वायरस। अब ये जो है कितने दिन तक चलता है, कितने दिन तक चलता है, ये 3 to 7 डेज तक का हो सकता है। कॉमन कोल्ड के अंदर क्या हो सकता है, हमें ये अफेक्ट क्या क्या करता है, इट अफेक्ट्स नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज। जो हमारा रेस्पिरेटरी पैसेज है, मतलब जो हमारा ब्रोंकाई है, ठीक है, ब्रोंकाई है, इसको अफेक्ट कर रहा है। डज नॉट अफेक्ट लंग्स, वेरी इंपॉर्टेंट, डज नॉट अफेक्ट व्हाट, इट डज नॉट अफेक्ट लंग्स, लंग्स को अफेक्ट नहीं करता है ये। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लंग्स को अफेक्ट नहीं करता, ये कॉमन कोल्ड होता है। इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, ट्रांसमिशन या फिर स्प्रेड कैसे होता है, ये ऑफकोर्स अगेन ड्रॉपलेट से होता है। कोई एक कॉमन कोल्ड से अफेक्टेड है, उसका ड्रॉपलेट का इनहेलेशन अगर किसी ने कर लिया तो उसको भी जो है इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, इनहेलेशन करने से, या फिर जो है ठीक है इन्फेक्टेड या फिर कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स, जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके कंटामिनेशन से हुआ हुआ जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स रहेगा, जैसे यूटेंसिल्स है, पेन है, डोर नॉब है, ये सब को टच करके जो हमारी बॉडी में जाता है, दैट विल कॉज व्हाट, दैट विल कॉज कॉमन कोल्ड। अब ये जो है वायरस से होता है, ठीक है। अब ये वायरस से होता है तो क्या हम इसके अंदर एंटीबायोटिक दे सकते हैं, आपके पीवाईक्यू में पूछा है, कैन एंटीबायोटिक बी गिवन, एंटीबायोटिक बी गिवन इन, ऐसा ही कुछ पूछा है, क्वेश्चन यही है, इन केस ऑफ कॉमन कोल्ड, ठीक है। इन केस ऑफ व्हाट, इन केस ऑफ कॉमन कोल्ड इसको हम दे सकते हैं क्या एंटीबायोटिक, नहीं, द आंसर इज नो, एंटीबायोटिक नहीं दे सकते। क्यों, क्योंकि एंटीबायोटिक जो होता है, एंटीबायोटिक वर्क्स अगेंस्ट, आर फॉर अगेंस्ट, इट वर्क्स अगेंस्ट, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, एंटीबायोटिक वर्क्स अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड नॉट फंजाई एंड नॉट वायरस,
वायरस या फंजाई के अंदर वो काम नहीं करेगा। एंटीबायोटिक ये काम करता है अगेंस्ट बैक्टीरिया, याद रखना है। इसीलिए हम कॉमन कोल्ड के अंदर एंटीबायोटिक भी नहीं दे सकते। जो कॉमन कोल्ड होता है अगर वो वायरस से हो रहा है तो वो अपने आप नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है, बट हम उसके अंदर जो है एंटीबायोटिक देकर उसको कम नहीं कर सकते। हम सिर्फ पेन को या फिर जो सिम्टम है उसको हम सप्रेस कर सकते हैं, उसको खत्म नहीं कर सकते जैसे हम इस पर काम करते हैं। क्यों नहीं कर सकते? हम एंटीबायोटिक अगर निकाल सकते हैं तो वायरस के अगेंस्ट हम क्यों मेडिसिन निकाल सकते हैं? क्योंकि वायरस जो होता है इट इज नथिंग बट जस्ट अ प्रोटीन कोड। वो आरएनए से बना होगा या फिर डीएनए से बना होगा या फिर डबल स्टैंडर्ड आरएनए से, कैसा भी हो सकता है। वो जस्ट एक ठीक है न्यूक्लियस का एक मैटर है, उसके पास में खुद का इंडिपेंडेंट सेल नहीं होता। क्यों आंसर है इसका वाई का आंसर मैं यहाँ पे दिख रही हूँ, बिकॉज जो वायरस इज नॉट एन इंडिपेंडेंट सेल। वो खुद में एक पूरा सेल भी नहीं है, वो सेल का टुकड़ा है, सेल के अंदर का एक पार्ट है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये दूसरे जो सेल्स है उसके अंदर जाके उसकी मशीनरी ले लेता है, ठीक है। तो ये अगर कोई वायरस यहाँ पर कोई चीज प्रेजेंट है, इस तरीके से अगर कोई वायरस प्रेजेंट है, ठीक है, ये वायरस है, ये खुद काम नहीं कर सकता, ये कोई सेल में एंटर करेगा सेम एज इट इज, ठीक है। ये इट विल एंटर इन अ सेल और वहां जाके ये क्या करेगा, इन्फेक्शन कॉज करेगा, ये सेल के थ्रू काम करवाएगा। ये जो सेल यहाँ पर प्रेजेंट है इसके थ्रू काम करवाएगा। तो जो वायरस होता है वो इंडिपेंडेंटली लीव नहीं कर सकता। अगर हम एंटीबायोटिक दे भी देते हैं या फिर वायरस के अगेंस्ट काम करने वाली अगर कोई ऐसी ठीक है हम मेडिसिन देंगे तो वो हमारी बॉडी के सेल्स को ही अफेक्ट करेगा, वैसा हमें नहीं चाहिए। सो हम क्या करते हैं, 2-3 दिन तक रहने देते हैं, 3 से 7 दिन के अंदर कॉमन कोल्ड अपने आप कम हो जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या मिलता है, सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सिम्टम्स याद रखना है। सिम्टम्स में आपको क्या क्या मिलेगा, सबसे पहले तो इसके अंदर जो है रनी नोज मिलेगी, रनिंग नोज कह दो या फिर रनी नोज कह दो। कंजेस्शन ऑफ नेक मिलेगा, नाक बंद हो जाती है, राइट, उसी को हम कहते हैं कंजेस्शन ऑफ नोज कंजेस्शन हो जाएगी। नेजल कंजेस्शन जिसे हम कहते हैं नेजल कंजेस्शन, और फिर नेजल डिस्चार्ज हो सकता है। रनिंग नोज को हम क्या कह सकते हैं, नेजल डिस्चार्ज। और क्या मिल सकता है यहाँ पर, नेजल डिस्चार्ज हो गया, रनिंग नोज हो गया, और कहाँ पर मिलेगा, कहाँ एक्ट करेगा, थ्रोट में भी एक्ट कर रहा है तो सोर थ्रोट लेकर आएगा, जिसकी वजह से हॉर्सनेस ऑफ वॉइस होगी, मतलब हमारे जो आवाज है वो सही से हम आवाज का यूज नहीं कर पाएंगे, पेन होगा वाइल टॉकिंग। और क्या हो सकता है यहाँ पे, कफ हो सकता है, हेडेक हो सकता है और टायर्डनेस हो सकती है। सर दुखेगा, टायर्डनेस होगी, मतलब फटीग होगा। टायर्डनेस इज नथिंग बट फटीग, टायर्डनेस इसे हम कह सकते हैं फटीग, ठीक है। कितने दिन काम करता है, 3 से 7 दिन। स्प्रेड कैसे होता है, जो कॉमन कोल्ड है वो स्प्रेड होता है बाय कफ एंड स्नीज, कफ या फिर स्नीज के थ्रू इन्फेक्ट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जो है और ऑब्जेक्ट्स के थ्रू फैलता है, बाय यूज्ड ऑब्जेक्ट्स, बाय रीयूजिंग द यूज्ड ऑब्जेक्ट्स, उससे ये फैलता है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब थर्डली हमें क्या देखना है, थर्ड हमें देखना है प्रोटोजोनल डिजीजेस। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, थर्ड आ जाते हैं प्रोटोजोनल डिजीजेस। इसके अंदर सबसे पहला आ जाता है दैट इज योर मलेरिया। मलेरिया कैसे होता है, इट इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोन। कौन सा प्रोटोजोन यहाँ पर आ जाएगा, एक तो आ जाता है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के 3 टाइप्स होते हैं, एक हो जाता है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, ये इसका मेन नाम है, इसके अंदर स्पीशीज होती है अलग अलग। पहला होता है वाइवैक्स, दूसरा होता है मलेरिया और प्लाज्मोडियम मलेरिया, और तीसरा होता है फैल्सीपैरम, ठीक है। ये जो फैल्सीपैरम होता है ये कैसा होता है, सबसे ज्यादा फैटल होता है और मैलिग्नेंट होता है। मैलिग्नेंट मतलब इट विल स्प्रेड वेरी रैपिडली, या हमारे ब्लड के सर्कुलेशन में फैलेगा, एंड इट विल शो सीवियर सिम्टम्स। और फैटल होता है मतलब कैसा होता है, ये लाइफ थ्रेटनिंग होता है, ठीक है। इंडिया के अंदर जो है थ्रेटनिंग होता है। इंडिया के अंदर फैल्सीपैरम बहुत कम देखने को मिलता है, रेयर होता है, ये रेयर होता है। तो कौन सा कॉमन होता है, वाइवेक्स सबसे ज्यादा कॉमनली देखा जाता है। मोस्ट सीरियस जो है हमारा फैल्सीपैरम होता है। ये क्वेश्चन आपको आया है, आउट ऑफ दिस विच वन इज द मैलिग्नेंट वन, ये आपके पीवाईक्यूज में भी पूछा गया है। पीवाईक्यूज में आया है, ये क्या पूछा है आपको पीवाईक्यूज में भी, कि कौन सा वाला ऐसा ठीक है मलेरिया है जो फैटल होता है, लाइफ थ्रेटनिंग होता है, दैट इज प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। ये रेयरली मिलता है लेकिन इंडिया में प्रेजेंट है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो होता है दैट इज सीन वेरी कॉमनली इन इंडिया, ठीक है। सो दैट वाज अबाउट प्रोटोजोन, ठीक है। ये प्रोटोजोन से होने वाली डिजीज होती है। इसके बाद में हमें देखना है मलेरिया के अंदर जो प्लाज्मोडियम है इसका जो है लाइफ साइकिल कैसा होता है। सो प्रोटोजोन कौन सा है यहाँ पर प्रेजेंट, प्रोटोजोन प्लाज्मोडियम है, इसका हमें क्या देखना है, लाइफ साइकिल देखना है, ठीक है। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं विद प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल। ये जो प्लाज्मोडियम जो पॉजिटिव एजेंट है किसका, मलेरिया का पॉजिटिव एजेंट हमारा प्लाज्मोडियम हो जाता है, ठीक है। तो मलेरिया कॉज करने वाला एजेंट प्लाज्मोडियम है, ये बिलोंग करता है, इट इज अ काइंड ऑफ प्रोटोजोन। प्रोटोजोन के अंदर एग्जांपल्स दिए हुए थे, कौन से एग्जांपल्स थे, जैसे कि फ्लैजेलेटेड
अलग अलग काइंड्स ऑफ प्रोटोजोन्स होते हैं। फ्लैजिलेटेड होता है, अमीबॉइड होता है, सीलिएटेड होता है, अमीबॉइड होता है, एक सीलिएटेड होता है, ठीक है, और एक स्पोरोजोन्स होते हैं, ठीक है, और एक ठीक है, स्पोरोजोन्स। तो ये सारे जो एग्जांपल्स दिए हुए थे, ये सारे एग्जांपल्स के अंदर जो प्रोटोजोन था, वो प्रोटोजोन के अंदर ये सारे एग्जांपल्स दिए हुए थे ना। प्रोटोजोन ये किसका पार्ट है? प्रोटोजोन जो है ये किसका पार्ट आता है? इट इज अ पार्ट ऑफ प्रोटिस्टा। ये प्रोटिस्टा किंगडम जो था, ये आपके जो है थर्ड चैप्टर जो बायोलॉजी क्लासिफिकेशन है उसके अंदर बताया हुआ है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर हमने ये सारे 5 जो है किंगडम देखे थे। प्रोटिस्टा के अंदर हमने पढ़े थे क्राइजोफाइट्स होते हैं, ठीक है, और क्या पढ़ा था हमने? क्राइजोफाइट्स पढ़ लिया था। वहां पर हमने यूग्लिनॉइड्स के बारे में पढ़ा था, यूग्लिनॉइड्स पढ़े थे, स्लाइम मोल्ड्स पढ़े थे, स्लाइम मोल्ड्स, और वैसे ही एक था प्रोटोजोन, ठीक है। जो प्रोटोजोन होते हैं उसके अंदर भी सब कैटेगरीज बनी हुई थी। सो वो एक उसके अंदर से प्रोटोजोन है, ये एक काइंड ऑफ प्रोटोजोन है। किसके अंदर आता है ये? वैसे एक स्पोरोजोन था। स्पोरोजोन के अंदर जो है आपके प्लाज्मोडियम आता है। तो जो आपका प्लाज्मोडियम है वो क्या है? एक इट इज अ काइंड ऑफ स्पोरोजोन, स्पोरोजोन का एग्जाम्पल है। अब ये जो प्लाज्मोडियम है इसका लाइफ साइकिल हमें देखना है। तो हमें यहाँ तक के तो समझ में आ गया कि प्लाज्मोडियम ये हमें पहली बार नहीं दिया है, ये हमारे 11th में भी इसके बारे में बात की गई थी, ठीक है। अब इसका जो है लाइफ साइकिल देखना है। तो सबसे पहले हमें क्या पता है, यहाँ पर जो वेक्टर है, वेक्टर मतलब जिसके थ्रू डिजीज फैल रही है, वो है यहाँ पर हमारा मॉस्किटो। कौन सा मॉस्किटो आ जाता है? एनोफिलीज। एनोफिलीज मॉस्किटो होता है, ये फीमेल मॉस्किटो होती है। एनोफिलीज जो है फीमेल मॉस्किटो जो है, इसके बाइट करने से, ठीक है, फीमेल मॉस्किटो है जिसके बाइट करने से क्या होता है? मलेरिया स्प्रेड होता है। मलेरिया स्प्रेड कैसे हो रहा है? मॉस्किटो के बाइट करने से। एक्चुअल में क्या होता है? द मोमेंट मॉस्किटो बाइट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो क्यों है, मेल क्यों नहीं है? तो मेल क्यों जो है मेल के बाइट करने से क्यों मलेरिया नहीं फैलता, या फिर मेल से मलेरिया क्यों नहीं फैल रहा है, ठीक है। इसका आंसर ये है कि जो मेल मॉस्किटोज होते हैं उनको ब्लड सक करने की जरूरत ही नहीं होती है, वो ब्लड सक नहीं करते हैं। तो उनका जो बेसिक जो उनका जो लाइफस्टाइल होता है वो फ्रूट्स के ऊपर, वेजिटेबल्स के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर, वो जो है उनके फ्रूट जूसेस को एक्सट्रैक्ट करके उनका जो डाइट होता है, या फिर जो उनका बेसिकली जो भी खाना पीना होता है, वो इसके अंदर से न्यूट्रिशन उनको मिलता है। उनका न्यूट्रिशन ये है, सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन ये है, ब्लड नहीं है। ब्लड जो है वो सिर्फ ब्लड सकिंग जो मॉस्किटोज होते हैं वो हमेशा फीमेल ही होती है। सो फीमेल जो मॉस्किटो होती है ये ब्लड सकिंग इसलिए जो है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो से होता है। और ये क्वेश्चन में आपको थोड़ा ट्विस्टेड दिया जा सकता है। एनोफिलीज 2 जगह होगा, लेकिन एक जगह फीमेल लिखा हुआ हो सकता है, एक जगह मेल लिखा हुआ हो सकता है। सो ध्यान रखना है। अब इसका जो है बाइट करने से क्या होता है? ये बाइट करती है जब, ठीक है, ये वाला जो मॉस्किटो बाइट करता है तो हमारे ब्लड के अंदर क्या एंटर करता है? बाइट करने से ब्लड में एंटर करता है, ब्लड में एंटर करते हैं स्पोरोजोइड्स। स्पोरोजोइड्स जो है, स्पोरोजोइड्स एंटर्स इन ब्लड। बाइट किया, स्पोरोजोइड्स एंटर होते हैं ब्लड के अंदर। स्पोरोजोइड्स क्या है? तो इसके लिए हमें थोड़ा प्रोटोजोन, ये जो प्लाज्मोडियम है इसके बारे में देखना पड़ेगा। प्लाज्मोडियम जो है इसके 2 साइकिल होते हैं, एक असेक्सुअल साइकिल होता है और एक सेक्सुअल साइकिल होता है, ठीक है। इजी बना रही हूँ आप लोग के लिए, पूरा सुनना है, कुछ भी लेस इंपॉर्टेंट या फिर नहीं है, ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। सेक्सुअल साइकिल होता है और एक असेक्सुअल साइकिल होता है, ठीक है। अब ये जो असेक्सुअल साइकिल होता है इसके अंदर क्या होगा? फर्टिलाइजेशन तो होगा नहीं, क्योंकि असेक्सुअल साइकिल है। असेक्सुअल साइकिल का मतलब ही क्या है कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। जो सेक्सुअल साइकिल है वहां पर गैमीट्स बन रहे हैं और फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो वो सेक्सुअल साइकिल है। सेक्सुअल साइकिल होता है किसके अंदर? मॉस्किटो के अंदर सेक्सुअल साइकिल होता है। असेक्सुअल साइकिल होता है किसके अंदर? ह्यूमंस के अंदर असेक्सुअल साइकिल चलता है। इसका जो असेक्सुअल साइकिल है उसके अंदर इसके बहुत सारे जो है अलग अलग वो मिलते हैं, स्पोरोजोइड्स मिलेंगे, मीरोजोइड्स मिलेंगे, ये सारे जो है ये सब मिलते हैं। और क्या मिलेगा यहाँ पर जो है क्या मिलेगा यहाँ पर? साइजॉन्ट्स मिलेंगे। साइजॉन्ट्स क्या है? बेसिकली ये जो है एक तरीके का सिस्ट बना हुआ होता है जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे क्या प्रेजेंट होते हैं? स्पोरोजोइड्स प्रेजेंट होते हैं, या फिर वी कैन से मीरोजोइड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, मीरोजोइड्स प्रेजेंट होते हैं। तो साइजॉन्ट्स मतलब पूरे जो उसके सिस्ट होते हैं पूरा, क्योंकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है ये। अब मस्कीटो के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? इसके पास में गैमीट्स होंगे, एक oocyte होगा, एग होगा, ये सारी चीजें इसके अंदर इसके पास में प्रेजेंट होगी। एक मेल का गैमेट होगा, मेल गैमेट फीमेल गैमेट, इस तरीके से होता है, उनका फर्टिलाइजेशन होता है। सो गैमेट्स होते हैं, दैट इज फाउंड इन मस्कीटो। और जो है असेक्सुअल साइकिल जब चला रहा है वो, तो ये सारी चीजें जो है प्रोमिनेंटली दिखाई देगी। ऐसा नहीं है कि स्पोरोजोइड्स इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होंगे, इसके अंदर भी स्पोरोजोइड्स प्रेजेंट होते हैं, बट वो कैसे डॉर्मेंट स्टेज में होते हैं, उनका कुछ काम नहीं हो रहा होता है आगे। अब ये जो स्पोरोजोइड्स होते हैं ये एंटर करते हैं। स्पोरोजोइड्स एक स्टेज है, ठीक है, ये जो मैं नाम ले रही हूँ स्पोरोजोइड्स, मीरोजोइड्स और साइजॉन्ट, ये सारे स्टेजेस ऑफ प्लाज्मोडियम है, ये अलग अलग स्टेजेस में होता है। तो स्पोरोजोइड सबसे पहले एंटर करते हैं, ठीक है, कहाँ एंटर कर लिया? हमारे ब्लड में एंटर कर लिए। अब इसके आगे क्या होगा? ब्लड में एंटर करने के बाद ये जाते हैं लीवर सेल्स के पास। लीवर सेल्स को हम क्या कहते हैं? हिपैटोसाइट्स। इसका आगे मैंने जो है टेक्स्ट बुक का भी वो लाया है। लीवर सेल के अंदर जाएंगे, मल्टीप्लाई होंगे,
ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के बाद में अब ये क्या कर सकते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर लिया, वहां पर ये बनाते हैं साइजॉन्ट्स। साइजॉन्ट्स क्या होते हैं, ये सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे मीरोजॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर से बहुत सारे मीरोजॉइड्स निकल के आते हैं। अब ये जो मीरोजॉइड्स निकल के आते हैं, इनके पास में दो ऑप्शन होते हैं। दो ऑप्शन मतलब ये दो रास्ते पर जा सकते हैं, ठीक है, दोनों ही रास्ते पर ये जा सकते हैं। या तो अटैक आरबीसीज, किसको अटैक करेंगे, ये अटैक आरबीसीज, या तो फिर ये क्या करेंगे, अटैक आरबीसीज, या तो फिर ये जो है फॉर्म्स गैमेटोफाइट्स। ये क्या फॉर्म करेंगे, फॉर्म्स गैमेटोफाइट्स। तो गैमेटोफाइट बना सकते हैं या तो फिर आरबीसी को अटैक कर सकते हैं। अगर वो गैमेटोफाइट क्या बनाएगा तो क्या होगा, देखो ये गैमेटोफाइट बना देगा और गैमेटोफाइट में डिवाइड हो जाएगा, मतलब इसके आगे फिर वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, गेट कन्वर्टेड इनटू गैमेटोफाइट। मतलब अगर ये इस तरीके से एक प्रेजेंट था, ये गैमेटोफाइट में कन्वर्ट हो गया है, तो इसके आगे ये और डिवाइड नहीं होगा, ये वैसा ही रह जाएगा, ठीक है। ये गैमेटोफाइट स्टेज में रह गया। अब यहाँ पर ये अटैक करेंगे आरबीसी को। आरबीसी के अंदर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई होंगे, मल्टीप्लाई इन आरबीसी, मल्टीप्लाई होंगे, मल्टीप्लाई इन आरबीसी, और वहां से फिर क्या होगा, रप्चरिंग ऑफ आरबीसी। तो ये सब जगह क्या कर रहे हैं, जाकर अटैक कर रहे हैं ऑफ आरबीसी। अब ये जब रप्चर होता है तो एक टॉक्सिन रिलीज होता है जिसको हम कहते हैं हीमोजोइन, ठीक है। क्या कहते हैं उसको, हीमोजोइन। ये क्या है, एक टॉक्सिन है, ठीक है। ये हमारे आरबीसी के अंदर केमिकल रिएक्शन से बनता है, दैट इज नथिंग बट हीमोजोइन। अब ये जो हीमोजोइन होता है, इसकी वजह से ये जैसे ही टॉक्सिन बॉडी के अंदर रिलीज होता है, इसकी वजह से फीवर्स होते हैं, चिल्स होते हैं, ठीक है। और ये जो फीवर रहता है, ये कैसा फीवर होता है, रिकरेंट फीवर होता है। कौन सा फीवर होता है, ये रिकरेंट फीवर। रिकरेंट का मतलब देखो, फीवर जो होता है दो टाइप का होता है, या तो सस्टेन हो सकता है, सस्टेन हो सकता है, या तो रिकरेंट हो सकता है। अभी के लिए आपको मैं समझाने के लिए समझा रही हूँ। रिकरेंट, सस्टेन का मतलब कि ये रह जाएगा, मतलब 3 दिन तक 4 दिन तक कंटिन्यू बुखार रहेगा, वो उतरेगा नहीं, फीवर डाउन नहीं होगा। रिकरेंट फीवर जो होता है, 3 दिन बुखार था, फिर डाउन हो गया, खत्म हो गया बुखार, फिर चौथे 5वें दिन वापस से बुखार हुआ, दैट इज रिकरेंट। वो बुखार जो है बार बार हो रहा है, दैट इज रिकरेंट फीवर। तो फीवर्स होंगे, चिल्स होंगे, ये सारी चीजें जो है किसकी वजह से हो रही है, बिकॉज ऑफ हीमोजोइन। अब जैसे ही ये एंटर करते हैं, ये किसके अंदर एंटर कर रहे हैं, ये गैमेटोफाइट में चले गए, ठीक है। दूसरे रास्ते से क्या हो सकता है, या तो ये फीवर चिल्स ला रहे हैं। ये फीवर चिल्स कैसे होते हैं, 3 to 4 डेज में रिकरेंट होते हैं, मतलब हर 3-4 दिन में रिकर होते रहते हैं। अब ये जो गैमेटोफाइट इसने बना दिया है, ये जो है इट विल बी टेकन अप, ठीक है। जैसी कोई नॉर्मल या फिर हेल्दी मॉस्किटो जो रहता है, ठीक है, अनहेल्दी नहीं रहता है, हेल्दी मॉस्किटो रहता है, हेल्दी मॉस्किटो के बाइट में बाइट्स इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, रिवर्स इन्फेक्शन हो रहा है, हमारे बॉडी के अंदर आ चुका था वो किसी इन्फेक्टेड मॉस्किटो से, हम इन्फेक्टेड हो गए थे। अब हमारे जो इन्फेक्टेड बॉडी है, ब्लड है, ये ब्लड कोई नॉर्मल मॉस्किटो का, ठीक है, बाइट, नॉर्मल मॉस्किटो आके बाइट करेगी तो उसके सलाइवरी ग्लैंड, मतलब उसके जो है माउथ से ओरल कैविटी से होते हुए गट में जाएगा। सो बाइट्स इन्फेक्टेड पर्सन, तो किसी इन्फेक्टेड पर्सन को वो बाइट करेगी, उसके गट में जाएगा, मूव्स इन गट ऑफ मॉस्किटो, उसके गट में जाएगा। अब वहां पर जाके क्या होगा, ये गैमेटोफाइट जो है ये गैमेट में चेंज हो जाएगा, ठीक है, गट में जाएगा। और ये जितने भी गैमेटोफाइट्स थे, गैमेटोफाइट्स जो थे वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, गैमेटोफाइट विल गेट कन्वर्टेड इनटू गैमीट्स, और उनका क्या होगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद में, जो फर्टिलाइजेशन हो गया है उसके बाद में स्पोरोजॉइट्स फॉर्म होंगे, ठीक है। स्पोरोजॉइट्स फॉर्म होके ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल टू सलाइवरी ग्लैंड, मतलब ओरल कैविटी तक के, मतलब सलाइवरी ग्लैंड्स तक के जाकर ये सलाइवरी ग्लैंड्स में बैठ जाते हैं। फिर उसके बाद में ये जो सलाइवरी ग्लैंड्स में उसके बैठ गए हैं, नाउ दिस इन्फेक्टेड मॉस्किटो बाइट्स, ठीक है, हेल्दी पर्सन, ये किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा ऐसा मॉस्किटो, तो ये अगेन एंटर्ड इन ह्यूमन ब्लड, और ये सेकेंड पर्सन को जो है क्या कर रहा है, वापस से इन्फेक्ट कर रहा है। तो बाइट करने की वजह से जो है ये चीजें फैल रही है, मतलब यहाँ पे बाइट किया और ये जो है इस यहाँ तक ये पहुंचेगा, समझा। ये साइकिल इस तरीके से चलता है। क्या हुआ, सबसे पहले फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले जो है एक इन्फेक्टेड मॉस्किटो था, इन्फेक्टेड क्यों था, क्योंकि उसके अंदर वो प्लाज्मोडियम के जो स्टेजेस थे, प्लाज्मोडियम प्रेजेंट था, बाइट करता है, स्पोरोजॉइड्स एंटर करते हैं, लीवर सेल्स में जाते हैं, लीवर सेल्स में जाने के बाद वहां पर जाके मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। उसके बाद में ये बनाते हैं साइजॉन्ट्स, साइजॉन्ट्स से अंदर से उसके रप्चर होने पे, साइजॉन्ट्स पूरा एक सिस्टर्स के अंदर से रप्चर होने पे मीरोजॉइड्स निकलते हैं। मीरोजॉइड्स निकलते हैं तो वो दो चीजें कर सकते हैं, या तो वो दूसरे आरबीसीज को अटैक करेंगे कुछ मीरोजॉइड्स, और कुछ मीरोजॉइड्स जो है वो गैमेटोफाइट में तब्दील हो जाएंगे, ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। गैमेटोफाइट में अगर ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे तो वो मॉस्किटो, ठीक है, वो ब्लड के अंदर वैसे ही रहेंगे, उसी स्टेज में रहेंगे, वो उसके आगे गैमेट नहीं बना पाएगा। गैमेटोफाइट मतलब ऐसी चीज जो गैमेट बना सकती है, उसमें ये कन्वर्ट हुए, ठीक है।
अब ये जो है मॉस्किटो ने बाइट किया इन्फेक्टेड पर्सन को। मॉस्किटो अभी जो आया था बाइट करने वो हेल्दी था और ये इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करता है। उसके ब्लड से, इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड से हेल्दी मॉस्किटो के अंदर जाकर गट में जाएगा उसके, क्योंकि उसने क्या कर लिया, उसको इंजेस्ट कर लिया। अब ये गैमेटोफाइट विल गेट कन्वर्टेड इनटू गैमीट्स। ये गैमीट्स का फर्टिलाइजेशन होगा, ये स्पोरोजॉइट्स बनाएगा। ठीक है, स्पोरोजॉइट्स बनाने के बाद में ये ट्रैवल करेगा टू दी सलाइवरी ग्लैंड्स। अब ये सलाइवरी ग्लैंड्स में गया, मतलब अभी ये उसके बाइट करने पर, ठीक है, मस्किटो अगर बाइट करेगा किसी भी हेल्दी पर्सन को, किसी भी हेल्दी इंसान को, तो उसके ब्लड में वो वापस से जो है इन्फेक्टेड स्पोरोजॉइट्स एंटर करेंगे। दूसरा रास्ता ये कर सकता था वो, दूसरा रास्ता ये करते हैं कुछ मीरोजॉइट्स के, अटैक करते हैं आरबीसी को। आरबीसी को अटैक करेंगे मतलब उसके अंदर जाके मल्टीप्लाई करेंगे, ज्यादा मल्टीप्लाई होगा, रप्चर करेंगे आरबीसी को। उसके अंदर से जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के साथ में एक पूरा एक प्रोसेस है जिसकी वजह से वो हीमोग्लोबिन कन्वर्ट हो जाता है इनटू हीमोजोइन। ठीक है, हीमोजोइन में कन्वर्ट हो जाता है। ये हीमोजोइन एक टॉक्सिन है, हमारी बॉडी के लिए एक टॉक्सिन है, मतलब ये एक जो है हार्मफुल केमिकल है। ये केमिकल रिलीज होने की वजह से फीवर और चिल्स होते हैं। ठीक है, कौन से टाइप का फीवर होता है? रिकरेंट फीवर होता है, 3 से 4 दिन में रिकर होता रहता है। ठीक है, सस्टेन फीवर नहीं होता है, याद रखना है इतना। ये हो गया इसका लाइफ साइकिल। अब आगे हम बात करते हैं कि जो मॉस्किटो आपको बताया है, मॉस्किटो की वजह से फैलने वाले और कौन से डिजीज या फिर और कौन से मॉस्किटोज के नाम आए हैं। तो एक तो आया है एडिस मॉस्किटो, ठीक है, और एक आया है ठीक है, एडिस मॉस्किटो आया है, एक हमारा एनोफिलिस मॉस्किटो आया है, एनोफिलिस मॉस्किटो, और एक आया है क्यूलेक्स। ठीक है, एक आया है क्यूलेक्स। अब ये जो एडिस मॉस्किटो है ये डेंगू कॉज करता है, डेंगू कॉज करता है, और दूसरा एक और एक ये कॉज करता है, दैट इज चिकुनगुनिया, चिकुनगुनिया। ठीक है, एनोफिलिस मॉस्किटो जो है वो मलेरिया कॉजिंग होता है, और जो क्यूलेक्स होता है वो यूजुअली फाइलेरियासिस कॉज करता है। फाइलेरियासिस ये हम आगे अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फाइलेरियासिस क्या है, या फिर फिलारियासिस भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे मॉस्किटोज के नाम दिए हुए हैं। इतनी चीजें समझ में आ गई है। अब ये सिर्फ 3 टाइप के बताए हुए हैं, वाइवैक्स, मलेरिया और फाल्सीपारम। इसके अंदर से फाल्सीपारम जो होता है सबसे मैलिग्नेंट होता है। मैलिग्नेंट का मतलब क्या है? सबसे फैटल होता है, हार्मफुल या फिर रैपिडली स्प्रेड करता है, जल्दी स्प्रेड करता है। और अगर इसको स्टार्टिंग के स्टेज में अगर इसका जो है ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा तो ये क्या होगा, फेटल हो जाएगा। तो स्टार्टिंग के स्टेज में इसको करना होता है, क्योंकि एक बार ये बॉडी के अंदर एंटर करता है तो बहुत रैपिडली पूरी बॉडी को इन्फेक्ट कर देता है। यहाँ तक कि हो गया। अब इसके अंदर जो है 2 होस्ट होते हैं, इसके 2 होस्ट है। जो मलेरिया है इसके अंदर 2 होस्ट है, एक तो मॉस्किटो है, ये याद रखना है, ये दोनों इसके होस्ट है। ठीक है, और दूसरा है ह्यूमन। और जो ह्यूमन है उसके अंदर असेक्सुअल साइकिल चलता है, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा मल्टीप्लाई कर रहा है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके, और यहाँ पे प्रॉपर फर्टिलाइजेशन हो रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, दैट इज व्हाई कॉल्ड एज सेक्सुअल साइकिल। ठीक है, समझ में आया। अब आगे हम बात करते हैं कि टेक्स्ट बुक में आपके क्या दिया है, सम ऑफ द ह्यूमन डिजीजेस। ठीक है, क्या बोला है, सम ऑफ द ह्यूमन डिजीजेस आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स के अंदर क्या आते हैं, सबको पता है। प्रोटोजोन्स में आ जाते हैं हमारे प्रोटिस्टा के एग्जांपल्स है सारे। ठीक है, यू माइट हैव हर्ड मलेरिया डिजीज मैन हैज बीन फाइटिंग सिंस ईयर्स। तो ये एक ऐसी डिजीज है जो बहुत सालों से फैली हुई है। ऐसा क्यों लिखा है यहाँ पे, ध्यान दो, क्योंकि जो इंडिया जैसा जो रीजन है यहाँ पर वाटर बॉर्न डिजीजेस बहुत होती है, टाइफॉइड, कॉलेरा, मलेरिया, ये सब बहुत होता है। तो जब भी रेनी सीजन होता है, रेनी सीजन के टाइम पर हर जगह पडल्स बन जाते हैं, और ये जो वाटर जब बढ़ जाता है ना, आसपास गंदा पानी, डर्टी वाटर जब बढ़ जाता है ना, तो वहां पर वो एक बहुत ही फेवरेबल इन्वायरमेंट बन जाता है। ये बहुत ही फेवरेबल इन्वायरमेंट होता है फॉर मॉस्किटो। ठीक है, वो ब्रीड बहुत अच्छा कर लेते हैं, जिसकी वजह से मॉस्किटो की पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाती है और बहुत सारे मॉस्किटोज हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो मलेरिया का क्या होता है, मलेरिया का आउटब्रेक होता है। ऐसे नहीं कि 1-2 जन को मलेरिया होता है, नहीं, ऐसा नहीं, वहां पे प्रॉपर आउटब्रेक होता है, मतलब एक पूरे रीजन में बहुत सारे मलेरिया के पेशेंट्स आने लग जाते हैं। तो मलेरिया बहुत तेजी से बढ़ जाता है इन रेनी सीजन स्पेशली। ठीक है, मलेरिया के केसेस अभी भी आपको मिलेंगे, लेकिन रेनी सीजन में प्रॉपर आउटब्रेक होता है। अब ये जो मलेरिया जो फैलता है, इसको हम बहुत टाइम से फाइट करने का ट्राई कर रहे हैं। जैसे हमने पोलियो के लिए फाइट किया, हमने जो है टीबी के लिए बहुत उसके अगेंस्ट में फाइट किया, पोलियो को हमने बहुत कम इरेडिकेट कर दिया इंडिया से। बट जो है अपना स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट इतना वो किया तो स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट हो चुका है, बट मलेरिया के लिए वी आर ऑल्सो ट्राइंग। ठीक है, अब ये जो प्रोटोजोन होता है, ये टाइनी प्रोटोजोन है, प्लाज्मोडियम इसका नाम है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिजीज। इसके डिफरेंट स्पीशीज होते हैं, वाइवैक्स, मलेरिया, फाल्सीपारम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मलेरिया कॉज करते हैं। ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मलेरिया में से जो फाल्सीपारम से होता है, ये मोस्ट सीरियस होता है और बहुत फैटल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको लाइन को मार्क कर दो। अब इसका जो लाइफ साइकिल है, इसके अंदर सबसे पहले इट एंटर्स द ह्यूमन बॉडी एज स्पोरोजॉइट्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये पूरे इसमें, कि किस फॉर्म में वो एंटर करता है, एज स्पोरोजॉइट्स एंटर करता है। किस फॉर्म में एंटर करेगा ये, एज स्पोरोजॉइट्स ये एंटर करता है। ठीक है,
इन्फेक्शियस फॉर्म कौन सा है इसका? स्पोरोजोइट है, याद रखना है। बाइट ऑफ इनफेक्ट फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, पैरासाइट मल्टीप्लाई करते हैं लीवर सेल मतलब हेपेटोसाइट के अंदर, अटैक करते हैं आरबीसी को, रिजल्टिंग इन द रप्चर। तो हमने जो पूरा एक्सप्लेन किया उसको इतनी लाइन में बताया हुआ है। रप्चर इज एसोसिएटेड विद रिलीज ऑफ अ टॉक्सिक सब्सटेंस, एक टॉक्सिक केमिकल होता है जिसे हम कहते हैं हीमोजोइन। ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर हाई फीवर, हाई फीवर होता है, चिल्स होते हैं हर 3 से 4 दिन के अंदर। अब व्हेन अ फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो बाइट एन इन्फेक्टेड पर्सन, ये एंटर करते हैं, पैरासाइट एंटर करते हैं इनटू मॉस्किटोज बॉडी और उसके गट में जाते हैं, मतलब उसके जो है स्टमक वगैरह के अंदर जाते हैं, अंडरगो फर्दर डेवलपमेंट। अब यहाँ पर पैरासाइट के अंदर पैरासाइट्स मल्टीप्लाई करते हैं और ये क्या करते हैं? स्पोरोजॉइड बनाते हैं, मतलब फर्टिलाइजेशन करते हैं। ये चीज आपको नहीं बताई है बट फर्टिलाइजेशन करते हैं। ये स्टोर्ड इन द सलाइवरी ग्लैंड्स, ये ट्रैवल करेंगे टू सलाइवरी ग्लैंड्स। मॉस्किटो अब जब भी बाइट करेगा ये इंट्रोड्यूस हो जाएगा टू द अनदर बॉडी, अनदर ह्यूमन जो इन्फेक्टेड नहीं था, इनिशिएटिंग द इवेंट मेंशन अबव। ठीक है, जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग में बताया था कि एंटर करेगा, ठीक है, लीवर सेल्स के अंदर जाएगा। समझ में आ गया? इट इज इंटरेस्टिंग दैट मलेरियल पैरासाइट जो होते हैं इसके अंदर 2 होस्ट रिक्वायर्ड होते हैं इसके लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए। अगर एक होस्ट भी नहीं रहेगा तो वो लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि गैमीट बनाने के लिए गैमीटोफाइट बनाना जरूरी है। और गैमीटोफाइट कहाँ बन रहा है? ह्यूमन बॉडी के अंदर बन रहा है। और ये गैमीटोफाइट को गैमीट में बनाकर उसका फर्टिलाइजेशन करना जरूरी है, तभी वो आगे जाके स्पोरोजॉइट्स बना पाएगा। और ये कहाँ होगा? मॉस्किटोज के अंदर होगा। फीमेल एनोफिलिस इज द वेक्टर और द ट्रांसमिटिंग एजेंट। दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ये ट्रांसमिटिंग एजेंट है, वेक्टर है। ठीक है, मॉस्किटो बाइट करता है, स्पोरोजॉइट्स इंजेक्ट होते हैं। ये आपने देखा इसके अंदर जो है ये बाइट कर रहा है, इसके सलाइवरी ग्लैंड्स में प्रेजेंट थे, वो सलाइवरी ग्लैंड से इसके अंदर स्पोरोजॉइट्स एंटर कर लिए क्योंकि उसने बाइट किया। ये गया है हमारे लीवर में, तो ये लीवर बनाया है इन लोगों ने। ठीक है, अब ये जो लीवर होता है इसके अंदर एंटर करता है स्पोरोजॉइट्स के फॉर्म में, वहां पे वो मल्टीप्लाई करता है, वहां से निकलता है, ठीक है, हमारे हेपेटोसाइट्स को रप्चर करके जाता है आरबीसी के अंदर, प्रोड्यूसेस असेक्सुअली इन लीवर सेल्स। पहले तो असेक्सुअली ठीक है रिप्रोड्यूस करेगा, उसको बर्स्ट कर देगा, रिलीजिंग इनटू द ब्लड। अब ये जो है ना आपके इस तरीके से बनाए हुए जो होते हैं उसको हम हेपेटोसाइट्स ही मानेंगे। ठीक है, ये जो आरबीसीज होते हैं बाइकॉन्केव होते हैं और इस तरीके से ओवल बनाए हुए होते हैं। ये जो बनाए हुए हैं दीज आर योर लीवर सेल्स। लीवर सेल्स पॉलीगोनल सेल्स ऐसे ही शेप के होते हैं, या फिर क्वाड्रिलैटरल भी मान सकते हो। पैरासाइट्स रिप्रोड्यूस असेक्सुअली इन रेड ब्लड सेल्स। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये जो प्लाज्मोडियम है उसका नहीं होता है। बर्स्ट करेंगे आरबीसी को भी एंड कॉज फीवर एंड अदर सिम्टम्स। रिलीज पैरासाइट्स इन्फेक्ट न्यू रेड ब्लड सेल्स। तो ये कंटिन्यू चेंज चलती रहेगी। यहाँ से जो है आरबीसी के अंदर से वो मल्टीप्लाई करेंगे, आरबीसी को रप्चर करेंगे, उसके अंदर से जो निकले हैं वो अगेन आरबीसी को ठीक है अटैक करेंगे, दूसरे आरबीसी को, और वहां से रिलीज करेंगे। तो इस तरीके से हीमोजोइन जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो निकलता जाता है। दूसरा क्या हो सकता है कि ये सेक्सुअल स्टेज में चला जाएगा। 2 चीज हो सकती है, या तो ये निकल के जो है दूसरे आरबीसी को रप्चर करेगा, दूसरे आरबीसी को अटैक करेगा, तो ये साइकिल अलग से बनाया है, मतलब आरबीसी को अटैक कर रहा है। या तो फिर दूसरा रास्ता ये हो सकता है कि ये जाके बैठ जाए और वो गैमेटोसाइट बना ले। ठीक है, डेवलप इन द रेड ब्लड सेल। गैमेटोसाइट किसके अंदर बन रहा है? रेड ब्लड सेल के अंदर बन रहा है। एक फीमेल बन जाएगा, एक मेल गैमेटोसाइट बना है, गैमीट नहीं बना है, गैमेटोसाइट बना है। अब ये जो गैमेटोसाइट है ये किसने लिया? जो हेल्दी मॉस्किटो था उसने जब बाइट किया तो वो सर्कुलेशन, ब्लड, हमारे ब्लड सर्कुलेशन के अंदर से, क्योंकि उसने बाइट किया, उसने ब्लड सक किया, वो ब्लड जो है उसके गट में गया, उसके माउथ से होते हुए कहां पर एंटर करा? टेक्स अप द ब्लड मील। वो ब्लड मील लेती है और ये कहां पर हो रहा है? मॉस्किटो के गट के अंदर। ये जाकर वहां पर फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट होता है, गैमीट्स का फर्टिलाइजेशन होगा, जो सेल्स प्रोड्यूस होंगे उसका डेवलपमेंट होगा, स्पोरोजॉइट्स में कन्वर्ट होगा। वो स्पोरोजॉइट्स ट्रैवल करते हैं, इन्फेक्टिव स्टेजेस जो स्पोरोजॉइट है ये गट से निकलते हैं, माइग्रेट करते हैं टू द सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ मॉस्किटो। अब ये सलाइवरी ग्लैंड है, इसके अंदर जो है ये सलाइवरी ग्लैंड्स, इसके अंदर जो इसके अंदर ये सारी जो चीजें प्रेजेंट है, स्पोरोजॉइट्स यहाँ पर ये रेड कलर के है। ये जो है वापस से कोई नॉर्मल हेल्दी पर्सन को जब बाइट करता है तो वहां पर स्पोरोजॉइट्स रिलीज करता है। यहां तक समझ में आ गया है। नेक्स्ट आ जाता है अमीबिक डायसेंट्री, जिसको हम क्या कहते हैं? ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? अमीबाइसिस। अमीबाइसिस। अब ये क्या होता है? अमीबिक डायसेंट्री। डायसेंट्री का मतलब समझो, डायसेंट्री का मतलब ही ये होता है कि ऐसे स्टूल्स पास होना, ठीक है, जो बहुत ही क्रैम्प्स के साथ आते हैं, ब्लड के साथ आते हैं और म्यूकस के साथ आते हैं। ऐसे स्टूल्स पास होते हैं जो बहुत पेनफुल होते हैं, क्रैम्प्स होता है, स्टूल पास हो रहा, ब्लड वाला रहता है और म्यूकस रिलीज हो रहा है। ऐसे जब स्टूल्स के अंदर मिलता है उसे हम कहते हैं डायसेंट्री। अब अमीबिक डायसेंट्री मतलब यहाँ पर जो है अमीबिक डायसेंट्री इसलिए बोला है कि यहाँ पर अमीबा, एक अमीबा इसके अंदर इन्वॉल्व होता है जिसका नाम है एंटामीबा, एंटामीबा हिस्टोलिटिका। हिस्टोलिटिका, ठीक है, ये एक टाइप ऑफ अमीबा है। ये किसके अंदर आता है? ये अगेन इट इज एन एग्जांपल ऑफ अ प्रोटोजोन। तो प्रोटोजोन के हमने 2 डिजीज देखे, पहला हमने देख लिया मलेरिया, दूसरा आ जाता है प्रोटोजोन। अब ये प्रोटोजोन के अंदर आता है कौन से? अमीबॉइड जो होते हैं, उसके अमीबॉइड के अंदर सारे अमीबा वाले आ जाते हैं। एक्चुअली अमीबा जो होता है इस तरीके से इरेगुलर शेप वाले जितने भी होते हैं उनको हम अमीबा कहते हैं। उसके अंदर भी टाइप्स होते हैं, एंटामीबा होता है और दूसरे अलग अलग टाइप के अमीबा होते हैं। उसके अंदर से एक एंटामीबा है। एंटामीबा इज अ टाइप ऑफ अमीबा ओनली, ठीक है। अमीबिक डायसेंट्री, इसके अंदर ये सब होता है। डायसेंट्री का मतलब ही ये है, मतलब ये जो है इसका मेन सिम्टम होगा,
ये इसका मेन सिम्टम होगा। तो अगर आपको नाम का मतलब पता है तो उसके सिम्टम्स भी आपको पता होंगे। एंटामीबा हिस्टोलिटिका ये प्रोटोजोन से होता है। अब ये अफेक्ट कहाँ करता है, अफेक्ट्स अवर लार्ज इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में अफेक्ट करता है, इन्फेक्ट करता है लार्ज इंटेस्टाइन को, वहां पे पेन लाता है, क्रैम्प्स लाता है, ठीक है, एब्डोमिनल पेन होगा। सिम्टम्स क्या दिखेंगे यहाँ पर, सिम्टम्स हमें मिलते हैं एब्डोमिनल पेन। एब्डोमिनल पेन मतलब क्या होता है, ठीक है, ये कोई इंसान है, ये इसकी गर्दन है, ये इसका थोरैक्स वाला रीजन हो गया, ये इसका जो है एब्डोमेन हो गया, और यहाँ से जो है ये इसके पैर बने हैं। अगर हम इस चीज को सही से देखें तो यहाँ पर क्या है, इसके हाथ प्रेजेंट है, ठीक है, और ये जो है इसकी बॉडी है। अगर हम देखें तो यहाँ पे लंग्स और हार्ट प्रेजेंट होता है, इस तरीके से लंग्स होते हैं यहाँ पर, और बीच में हार्ट प्रेजेंट होता है, ये हो जाता है इसका थोरैक्स, दिस इज द थोरैक्स। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, दिस पर्टिकुलर पार्ट, यहाँ पे अम्बिलिकस है, ये जो पूरा रीजन है इसे हम कहते हैं एब्डोमेन, इससे हम क्या कहते हैं, एब्डोमेन। बीच में नीचे का जो लास्ट हिस्सा होता है, इतना छोटा सा जो लास्ट हिस्सा होता है, यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर, हमारा यूरिनरी सिस्टम, और जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अगर मेल्स के केस में यूरिनरी ब्लैडर, सेमाइनल वेसिकल्स और एपिडाडमिस, ये सब चीजें प्रेजेंट हो सकती है। और पेल्विक के रीजन में जो है फीमेल्स के केस में यूटेरस प्रेजेंट हो सकता है, ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब्स, ये सब प्रेजेंट हो सकता है, तो उसको हम कहते हैं पेल्विस या फिर पेल्विक रीजन। तो 3 रीजन हो जाते हैं, एक थोरैक्स, एक एब्डोमेन और एक पेल्विक रीजन। समझ में आया। तो ये कहां पर पेन दे रहा है, एब्डोमेन के अंदर पेन दे रहा है। और क्या करता है यहाँ पर, जो जो चीजें बताई मैंने, ब्लड लाएगा, ब्लड इन स्टूल, ब्लड एंड म्यूकस इन स्टूल, ये सब चीजें मिलती है, म्यूकस इन स्टूल। और क्या होता है, पेनफुल क्रैम्प्स होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिपेशन होता है, ठीक है, मतलब क्या कि प्रॉपरली जो है मोशंस पास भी नहीं होते हैं, यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन रहता है। और चीज कुछ बच गई है, इतना ही। अब ये फैलता कैसे है, इसका सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन या फिर मोड ऑफ इन्फेक्शन, मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या होगा इसका, मोड ऑफ इन्फेक्शन इज फीको ओरल रूट, फीको ओरल रूट। ये क्या होता है समझो, ये जो प्रोटोजोन है दैट इज एंटामीबा हिस्टोलिटिका, ये किसी इन्फेक्टेड पर्सन था, कोई इन्फेक्टेड पर्सन था जिसके पास में, जिसको क्या था, जिसको अमीबाइसिस था, उसके स्टूल्स जो रहेंगे या फिर जो उसके फीसेस रहेंगे वो कैसे होंगे, ये उधर जाता है, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में अफेक्ट करता है, तो उसके फीसेस के अंदर जो है क्या प्रेजेंट होता है, ये चीजें प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये जो स्टूल्स होते हैं, ये जो स्टूल्स होते हैं, इसके ऊपर कौन आके बैठता है, ये जो फीसेस है, जो कैसे इन्फेक्टेड पर्सन के, तो ऑफकोर्स उसके अंदर अमीबा, ठीक है, एंटामीबा हिस्टोलिटिका प्रेजेंट होगा, इन्फेक्शियस एजेंट प्रेजेंट होगा। इसके ऊपर जो है मैकेनिकल कैरियर्स, क्या बोला है, मैकेनिकल कैरियर्स दैट आर नथिंग बट योर हाउस फ्लाइज, ठीक है, हाउस फ्लाइज, जो बीज होती है, स्मॉल स्मॉल बीज होती है, वो जाके हाउस फ्लाइज जो है सिट्स ऑन इट, हाउस फ्लाई सिट ऑन इट, ऑन फीसेस, ठीक है, दे सिट ऑन द फीसेस, और फिर वो जाते हैं वहां से निकलकर फूड एंड वाटर को कंटामिनेट करते हैं, फूड है, वेजिटेबल्स है, इन सब चीजों को वो कंटामिनेट करते हैं। वाटर में तो नहीं जाते, मोस्टली फूड में ही जाते, तो फूड को कंटामिनेट, किसी भी ओपन खाना जो रखा है, ठीक है, रोड साइड जितने भी जो ओपन स्टॉल्स होते हैं, खाना अगर ओपन रखा होता है, तो फ्लाइज वहां पे जाके बैठती है, तो वो कहाँ से आई है, कितनी गंदगी से आई है वो नहीं पता, वो स्टूल्स के ऊपर से अगर आएगी, ठीक है, स्टूल्स के ऊपर बैठी हुई थी, तो उसके जो पैर होते हैं, उसके जो विंग्स होते हैं, उसके ऊपर ये जो, ठीक है, प्रोटोप्लाज्मोडियम है, ये चिपक जाता है। अगर ये इस तरीके का कोई क्या है, फ्लाई है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, फ्लाई है, ये इसके पैर है, दिस इज द पैर, और ये इसकी आंखें है, तो ये इसकी फ्लाइज जो है, इसके फ्लाई के ऊपर, इसके विंग्स के ऊपर जाके बैठ जाता है। और जैसे ही ये अपने, ठीक है, अपने आप को लेकर कोई फूड मटेरियल पर जाएगी, तो फूड मटेरियल पे भी वो क्या करेगी, ये सारे, ठीक है, प्रोटोजोन को रिलीज कर देगी, मतलब उसके ऊपर से गिरेंगे वो बेसिकली, इसीलिए मैकेनिकल कैरियर बोला है। मैकेनिकल कैरियर और वेक्टर के अंदर डिफरेंस क्या होता है, मॉस्किटो जो था वो मैकेनिकल कैरियर नहीं था। मैकेनिकल कैरियर मतलब क्या होता है, सिर्फ कि जैसे वो क्या काम कर रही है, ट्रॉली की तरह काम कर रही है, यहाँ से वहां पहुंचाने का काम कर रही है, उसके अंदर कोई लाइफ साइकिल, उसका उसके साथ में कुछ भी कोई दूर दूर तक, ठीक है, रिलेशन नहीं होता है, उसके अंदर कोई भी ग्रोथ या फिर कोई भी उसका लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है। जो कॉजेटिव एजेंट है वो सिर्फ उसकी बॉडी पे जाके स्टिक हो जाता है और दूसरी जगह जाके वो छूट जाता है, निकल जाता है। सो फूड के ऊपर जाएगा तो फूड के ऊपर वो जो प्लाज्मोडियम है वो वहां पर, ठीक है, फैलेंगे, वहां पर गिरेंगे, और फूड क्या हो जाएगा, कंटामिनेशन हो जाएगा। सो कंटामिनेशन ऑफ फूड, और ये फूड जब हम खाते हैं, कंटामिनेशन ऑफ फूड, तो हमें होता है, तो कैसे हो रहा है, ये खाना जो गंदा खाना है वो खाने से हो रहा है, और इनटेक होगा, ये इनटेक बाय हेल्दी पर्सन, और ये फूड से हो रहा है। मतलब क्या, फीसेस वाले रीजन से ओरल वाले रीजन पर आ रहा है, मतलब फीसेस के ऊपर मैकेनिकल कैरियर बैठा था जो कि इन्फेक्टेड पर्सन का था वो, ठीक है, वो जो है फूड पे जाके बाद में बैठा, फूड पे बैठने के बाद में वो फूड किसी हेल्दी पर्सन ने खाया, वो जो प्लाज्मोडियम या फिर जो वहां पर प्रोटोजोन प्रेजेंट था, वो प्रोटोजोन जो रहेगा वो हेल्दी पर्सन के, ठीक है, गट में जाएगा, सर्कुलेशन में जाएगा, उसको अफेक्ट करेगा। तो अमीबा डायसेंट्री कैसे होता है, फीको ओरल रूट से होता है। यहाँ पे समझ में आ गया ये कैसे हो रहा है। अब इसका सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या हो जाएगा, फूड एंड एयर, फूड एंड वाटर, ये सारे इसके सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हो जाते हैं। समझ में आ गया।
तो अब स्टार्ट करने जा रहे हैं विद डिजीजेस कॉज्ड बाय हेलमिंथस। हेलमिंथस में कौन से आ जाते हैं? वर्म्स आ जाते हैं। तो वर्म्स से होने वाले डिजीजेस कौन से? 2 वर्म्स हमारे पास में है। एक तो है हमारे पास में एस्केरिस, जिसको हम कहते हैं राउंड वर्म, ठीक है। राउंड वर्म से होने वाली डिजीज हो जाती है। दूसरे हो जाते हैं राउंड वर्म, दूसरा है फिलैरियल वर्म, ठीक है, फिलैरियल वर्म। इससे हम क्या कहते हैं? वुचरेरिया। वुचरेरिया ठीक है, वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टे, ये नाम है वर्म का। और इससे जो है 2 डिजीजेस देखी जाती है। इससे जो डिजीज देखी जाती है उसे हम कहते हैं एस्कैरियासिस, ठीक है। इससे जो डिजीज देखी जाती है उसे हम कहते हैं फिलैरियासिस। ये दोनों ही डिजीज में मेन फर्क क्या है? ये जो है फिलैरियासिस को हम एलिफेंटियासिस भी कहते हैं, एलिफेंटासिस, ठीक है। अब क्या ये जो एस्कैरियासिस है, ठीक है, इसके अंदर कोई भी बाहर से कोई डिफॉर्मिटी देखी नहीं जाती है कि मतलब कुछ जो है ऑर्गन्स बढ़ गए हो, कोई ऑर्गन स्मॉल हो गए हो, एनीमिया हो जाता है। इस केसेस में क्या होता है? एनीमिया हो जाता है। मगर जो फिलैरियासिस है, इसको नाम ही क्या मिला है? एलिफेंटियासिस। मतलब जो फुट होता है, एक साइड का जो पूरा लेग होता है, ये किसकी तरह हो जाता है? एलिफेंट की तरह हो जाता है, ठीक है। इसीलिए हम इसको एलिफेंट फुट भी कहते हैं। एलिफेंट की तरह फुट हो जाता है, ठीक है। लेग किसकी तरह हो जाता है? एलिफेंट के फुट की तरह इसका लेग हो जाता है। अब ये कैसे फैलता है, ठीक है, इसका सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है, ये भी हमें देखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं अबाउट एस्कैरियासिस। फर्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट एस्कैरियासिस। अब जो एस्कैरियासिस है ये राउंड वर्म है, राउंड वर्म से होता है, इसीलिए इसका नाम एस्कैरियासिस है। सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन या फिर ट्रांसमिशन कैसे होता है? तो दैट इज फीको ओरल रूट, ठीक है, जो हमने अभी ऊपर देखा, फीको ओरल रूट से होता है। मतलब कि कोई खाना हमने ऐसा खाया जिसके अंदर ऑलरेडी वर्म्स प्रेजेंट थे, अलग अलग स्टेजेस में हो सकते हैं। इस केस में, एस्कैरियासिस के केसेस में वो एग्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो जो फूड होता है वो फूड हमने खाया, ठीक है, इंजेस्ट किया, उसके अंदर कैसा था? फूड के अंदर फूड हैविंग एग्स, ठीक है, एग से कंटेमिनेटेड थे। वो फूड हमने जब खाया वो जाता है टिल स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, ईसोफेगस स्टमक से होता हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल है उसको पेनिट्रेट करता है, पेनिट्रेट वॉल, और जाता है ये हमारे सर्कुलेशन में, ठीक है। सर्कुलेशन में जा रहा है, लीवर में जा रहा है, लीवर से ये हार्ट में जा रहा है, लीवर में जाएगा, फिर हार्ट पे जाएगा, और फिर जाता है ये लंग्स में। लंग्स में जाकर वहां पर भी ये क्या करवाएगा? इन्फेक्शन करवाएगा। और ज्यादा इन्फेक्शन होगा तो कफ और म्यूकस ये सब बढ़ जाएगा। कफ और म्यूकस बढ़ने से जब हम कफिंग ज्यादा करने लग जाते हैं, जो भी पर्सन इन्फेक्टेड है वो कफिंग अगर ज्यादा करेगा, तो ये एग जो ठीक है, ये कौन से फॉर्म में आ चुका था? ये इंजेस्ट के स्मॉल इंटेस्टाइन में ये पूरे लार्वे के फॉर्म में आ चुका था। यहाँ से जब हमने इंजेस्ट किया, यहाँ पे ये एग के फॉर्म में रहता है, यहाँ पे ये कौन से फॉर्म में रहेगा? लार्वे बन चुका होता है। तो लंग्स में ये लार्वे बनाता है, लार्वे के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। वहां से जब भी हम कफ करते हैं तो वो कफ जो हमारे ओरल कैविटी तक आया है वो वापस से हम उसे, ठीक है, इंजेस्ट कर लेते हैं। कुछ अमाउंट तो वापस इंजेस्ट हो ही जाता है, तो वहां से ये वापस जाता है इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब ये किस फॉर्म में जा रहा है? किस फॉर्म में जाएगा? अभी ये इन फॉर्म ऑफ वर्म्स, ठीक है। तो अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके वर्म्स बना चुका है। वर्म्स बहुत सारे बन चुके हैं, सो ग्रोन इनटू वर्म्स, ग्रोन इनटू वर्म्स। अब ये जो वर्म्स परफेक्ट ऐसे वर्म्स बने हुए हैं, ये इतने ज्यादा बनते हैं कि ये बोलस बना लेते हैं। बोलस फॉर्मेशन, बोलस मतलब क्या? कि जो सिंगल सिंगल वर्म्स ऐसे ऐसे चल रहे हैं कहीं पर, वो पूरे ऐसे एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, या फिर एक पूरा एक गुच्छा बना लेते हैं, पूरा कलेक्शन बना लेते हैं। इसे हम कहते हैं बोलस, ठीक है। बोलस फॉर्मेशन हो जाता है, जिसकी वजह से देखा जाता है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन होने लगता है। इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां पर क्या बैठे हुए हैं? वर्म्स बैठे हुए। इतनी सारी क्वांटिटी में ये वर्म्स हो जाते हैं कि वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन करते हैं। और क्या करते हैं? जो फीमेल होती है, जो फीमेल ठीक है वर्म्स होते हैं, फीमेल वर्म्स ले एग्स इन फीसिस, ठीक है। वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर क्या करती है? अपने फीसेस में या फिर एनल रीजन में जाकर अपने एग्स ले करती है। एनल रीजन में जाकर एग्स ले करती है, और यहाँ से जितना भी डेफिकेशन होता है, तो डेफिकेशन जो रहता है ऐसे लोगों के डेफिकेशन में इट इज कंटामिनेटेड होता है। कंटामिनेटेड कैसे हो गया? कंटामिनेटेड इसलिए हो गया क्योंकि वहां पर एग्स प्रेजेंट थे, कंटामिनेटेड हो जाता है। अब ये जो ओपन डेफिकेशन, जितनी भी चीजें देखी जाती है, ओपन डेफिकेशन होते हैं जो भी प्लेसेस में, जो भी फील्ड्स में, वहां पर क्या होता है, ठीक है। तो वहां पर जो है कॉजेज क्या हो सकते हैं? कॉजेटिव एजेंट क्या है वो लिख लो। पॉजिटिव एजेंट है एस्कैरिस, दैट इज राउंड वर्म,
क्या नाम है इसका, राउंड वर्म। हम आगे रिंग वर्म भी देखने वाले हैं, तो दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। रिंग वर्म फंजाई के होने वाली डिजीज को रिंग वर्म कहते हैं। यहाँ पर जो कॉजेटिव एजेंट है वो राउंड वर्म है, ठीक है। राउंड वर्म बड़ा होता है, प्रॉपर्ली दिखाई देता है। पॉजिटिव एजेंट इसका ये है। दूसरा क्या आ जाता है कि यहाँ पर जो है क्यों हो रहा है ये, तो इसके रीजंस क्या हो सकते हैं या फिर कॉजेस क्या हो सकते हैं, अनहाइजीन, ठीक है, अनहाइजीन की वजह से, जहां पर भी ओपन डेफिकेशन होती है, ठीक है। ज्यादातर ओपन डेफिकेशन कहाँ देखा जाता है, फील्ड साइड में देखा जाता है, जहाँ पे फील्ड्स होती है, क्रॉप्स ग्रो होते हैं, उस साइड में, ठीक है, ओपन डेफिकेशन यूज किया जाता है। उसे मैन्योर की तरह भी यूज किया जाता है, जो भी ह्यूमन मोशंस, ह्यूमन स्टूल्स होते हैं, उसको मैन्योर की तरह यूज किया जाता है। तो ऐसे फील्ड में अगर ऐसा कोई इंसान डेफिकेशन करता है जो इन्फेक्टेड है विथ वर्म्स, उसके फीसेस के अंदर वर्म्स के एग्स प्रेजेंट होंगे, जो कि पूरे फील्ड में स्प्रेड होंगे, ठीक है। अब ये फील्ड में स्प्रेड होंगे तो ये ऑफकोर्स कहाँ तक पहुंचेंगे, ये प्लांट्स तक भी पहुंचेंगे, जो भी वेजिटेबल्स, ठीक है, वहां पर ग्रो हो रहे हैं, और वो वेजिटेबल्स लोग जाकर उसे इंजेस्ट करते हैं, उसे खाते हैं। अगर उसे प्रॉपरली वॉश नहीं किया जाए, इम्प्रॉपरली वॉश किया गया है, प्रॉपरली वॉश नहीं किया गया है, वॉशिंग ऑफ वेजिटेबल्स, तो उस केसेस में जो है ये एग्स जाते हैं और ये पूरा साइकिल फॉलो करते हैं, ठीक है। इसके सिम्टम्स क्या देखे जाते हैं, सिम्टम्स में इंटरनल ब्लीडिंग, इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग होती है, और क्या होगा, यहाँ पर फीवर देखा जाता है, अनीमिया होता है, और मसल स्पैज्म होने लगता है। मस्क्यूलर स्पैज्म्स देखे जाते हैं, मस्क्यूलर स्पैज्म्स देखे जाते हैं, ठीक है। ये सब मस्क्यूलर पेन, क्यों मस्क्यूलर स्पैज्म से क्या होने लगेगा, पेन होने लगेगा। सो ये सब चीजें जो है इसके अंदर देखी जाती है। दिस वाज अबाउट एस्कैरियासिस। अब आगे हम बात करेंगे अबाउट फिलारियासिस। अब जो फिलारियासिस है, इस केस में क्या होता है कि जो भी मॉस्किटो है उससे ये फैलता है, ठीक है, एलिफेंटियासिस, ठीक है, एलिफेंटियासिस। इसमें जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है, वेक्टर बॉर्न डिजीज है। ये कैसी डिजीज है, वेक्टर बॉर्न डिजीज है, मतलब यहाँ पर वेक्टर जो है वो रोल प्ले करता है, वेक्टर बॉर्न डिजीज है। वेक्टर क्या है यहाँ पर, दैट इज एडिस क्यूलेक्स मॉस्किटो, ठीक है। यहाँ पर जो मॉस्किटो है दैट इज क्यूलेक्स मॉस्किटो। ये जो मॉस्किटो है, इसके बाइट करने से इसके अंदर जो प्रेजेंट, ठीक है, वर्म है दैट इज फिलेरियल वर्म, वो बॉडी के अंदर जाता है, ठीक है। तो किससे हो रहा है फिलेरियासिस, बाय द बाइट ऑफ, ठीक है, क्यूलेक्स मॉस्किटो। और इसके अंदर भी सेम चीज होती है, लाइफ साइकिल्स चलते हैं, मॉस्किटो के अंदर भी चलते हैं और ह्यूमन के अंदर भी चलते हैं। इसके बाइट करने से सबसे पहले क्या होता है, ये जो, ठीक है, ये कैसा है, ये स्लोली डेवलपिंग है। दिस इज अ स्लोली डेवलपिंग क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ ऑर्गन्स। सारे ऑर्गन्स का ये इन्फ्लेमेशन करवाता है, और स्पेशली किसका करवाता है, स्पेशली लिम्फेटिक वेसल्स। जो लिम्फेटिक वेसल्स होती है, लिम्फेटिक वेसल्स क्या होती है, ये मैंने बताया है, जहां पर लिम्फ जो है, लिम्फ फ्लूइड ये ट्रैवल करता है, उसे हम लिम्फेटिक वेसल कहते हैं। जिस तरीके से आर्टरीज और वीन्स हमारी ब्लड वेसल्स है, वैसे ही लिम्फेटिक वेसल्स भी बॉडी में स्प्रेडेड होती है। आगे इसका स्ट्रक्चर भी दिया है, एक डायग्राम दिया है, जहां पर जगह जगह पे लिम्फ नोड्स होते हैं। यहाँ पर, ठीक है, नेक के रीजन में लिम्फ नोड्स होते हैं, आर्मपिट्स में लिम्फ नोड्स होते हैं, ग्रॉइन रीजन में होते हैं, तो जगह जगह पर लिम्फ नोड्स होते हैं। लिम्फेटिक वेसल्स में करती है कौन से, ऑफ स्पेशली ऑफ लोअर लिम्स, ऑफ लोअर लिम्स के जो लिम्फेटिक वेसल है वहां पर ये ज्यादा अफेक्ट करती है। अब इसके अंदर क्या देखा जाता है, इसके सिम्टम्स में बाहर से ही दिखाई देगी वो चीजें, ग्रॉस डिफॉर्मिटीज आ जाती है। ग्रॉस मतलब बाहर से प्रॉपर्ली दिखाई, बड़ी बड़ी डिफॉर्मिटीज को हम ग्रॉस डिफॉर्मिटीज कहते हैं, ठीक है। ग्रॉस डिफॉर्मिटीज आ जाती है, जेनाइटल ऑर्गन्स के अंदर भी डिफॉर्मिटीज आ जाती है, मतलब लोअर लिम्ब को अफेक्ट करते करते, जो एलिफेंट फुट जिसको हम कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, क्योंकि लोअर लिम्ब जो पूरा एक पैर होता है वो कैसा हो जाता है, बहुत बड़ा एलिफेंट की तरह हो जाता है। उसी के साथ साथ वो ऊपर तक फैलता है, ग्रॉइन रीजन तक के ये इन्फेक्शन जाता है, और वहां के जो टेस्टिकल्स है, मतलब जेनाइटल, ठीक है, ऑर्गन्स मतलब टेस्टिकल्स जो प्रेजेंट होते हैं फीमेल के केस में, ओवरीज होती है, टेस्टिकल्स होते हैं, यूट्रस होते हैं, उन सब चीजों को ये मेगैली करवाता है। मेगैली मतलब इनका जो शेप है या जो साइज है, साइज ऑफन क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये सब जगह फैल जाते हैं, ये जो वर्म्स है, फिलारियल वर्म्स, ये सब जगह फैल जाते हैं। इसके अंदर ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है, बाइट ऑफ मॉस्किटो, ठीक है। यहाँ पर खत्म हो जाता है अवर एस्कैरियासिस एंड फिलारियासिस। अब आगे हम देखेंगे फंगल डिजीजेस जिसका पॉजिटिव एजेंट है फंजाई, फंगल डिजीजेस, ठीक है। फंगल डिजीजेस में एक तो आपको जेनेरा बताया है, बहुत सारे जेनेरा के हैं। एक तो है माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटोन, और है एपिडर्मोफाइटोन,
ये सारे जेनेरा है जिसके अंदर अलग अलग स्पीशीज देखी जाती है जो कि फंगल डिजीजेस कॉज करते हैं। ये सारे जेनेरा के जो है फंगल डिजीजेस कॉज करते हैं। तो ये सारे कॉजेटिव एजेंट हो गए। कॉजेटिव एजेंट हमने देख लिए। कॉजेटिव एजेंट कौन से जेनेरा को बिलोंग करता है वो नाम हमने देख लिया। ये सारे होते हैं। अब ये जो रिंग वॉर्म कॉज करते हैं फंगल डिजीजेस में भी स्पेशली कौन सा रिंग वॉर्म कॉज करने वाले ये मेनली होते हैं। ठीक है, अब ये जो रिंग वॉर्म है ये बहुत ही कॉमन है, कॉमनली देखा जाता है। ठीक है, कॉमन है ये बहुत। ठीक है, बहुत लोगों को होता है। स्पेशली कौन से प्लेसेस पर होता है, इसके साइट ऑफ इन्फेक्शन क्या है, इन्फेक्शन साइट क्या है इसका, जैसे वहां पर मैंने बताया लिम्फेटिक वेसल है तो वैसे ही इन्फेक्शन साइट इसका भी होगा। ये कौन से रीजन होते हैं जहां पर स्किन फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं। जो फंगल डिजीजेज होते हैं ये स्किन फोल्ड्स वाले रीजन में ज्यादा होते हैं, जैसे कि ग्रॉइन रीजन आ जाता है, आर्म पिट्स आ जाते हैं, और क्या जो इन बिटवीन टोज या फिर फिंगर्स, यहाँ पर भी जो है ये इन्फेक्शन हो सकता है। अब क्यों हो सकता है, क्योंकि इनका जो फेवरेबल एनवायरनमेंट है उसके ऊपर हम थोड़ा देखते हैं कि इनका फेवरेबल एनवायरनमेंट क्या है। इनको ग्रो करने के लिए जो फेवरेबल एनवायरनमेंट चाहिए वो इन प्लेसेस पर मिलता है। कौन सा एनवायरनमेंट मिलता है, यहाँ पर वार्म होता है। जो आर्मपिट और ग्रॉइन वाला रीजन, जो फिंगर्स के बीच वाला रीजन होता है, ये थोड़ा सा वार्म होता है क्योंकि वहाँ पे स्किन फोल्ड्स प्रेजेंट है, वो कवर होता है, स्किन फोल्ड्स होते हैं वहां पर। ठीक है, वार्म होता है, ह्यूमिड होता है। ह्यूमिड मतलब थोड़ा सा मॉइस्ट होता है, मॉइस्चर कंटेंट भी यहाँ पर अच्छा खासा प्रेजेंट होता है। जैसे आर्म रीजन में स्वेट अच्छे से प्रेजेंट होता है, ग्रॉइन रीजन में अच्छा मॉइस्चर प्रेजेंट होता है। तो वार्म एंड ह्यूमिड ऐसा इनको एनवायरनमेंट चाहिए ग्रो करने के लिए, और वो एनवायरनमेंट इनको इन प्लेसेस पे मिलता है। इसीलिए ज्यादातर इन प्लेसेस को अफेक्ट करते हैं बिकॉज ऑफ दीज फेवरेबल एनवायरनमेंट। हीट और मॉइस्चर मिलने की वजह से ये बहुत ज्यादा अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। अब इसके सिम्टम्स में क्या देखा जाएगा, सिम्टम्स में देखा जाता है स्केली लीजन्स होते हैं। और कैसे होते हैं ये लीजन्स, ड्राई स्केली होते हैं और इची होते हैं। इची होते मतलब बहुत इंटेंस इचिंग इसके अंदर देखी जाती है। इची लीजन्स होते हैं। कहाँ पर होंगे, स्पेशली ये सारी प्लेसेस पे होंगे जो मैंने बताया। ठीक है, कहाँ हो सकता है ये जो इधर पे पैचेस, जो लीजन्स है, लीजन्स मतलब कैसा, एक तरीके के पैचेस बन रहे हैं, पैचेस बनते हैं। स्किन पर हो सकता है, ठीक है, स्किन के कोई भी पार्ट पर हो सकता है, स्कैल्प पर हो सकता है, किसी किसी को बालों में स्कैल्प पर भी फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, नेल्स में भी होता है। तो नेल्स का जो साइड वाला रीजन, अगर हम टोज की बात करें तो ये, ठीक है, टोज का है फिंगर, ठीक है, टोज का फिंगर है, ये नेल्स है वहां के। ये जो साइड का रीजन होता है ना, यहाँ पे क्यूटिकल होता है। क्या प्रेजेंट होता है यहाँ पर, क्यूटिकल प्रेजेंट होता है। क्यूटिकल मतलब पतली सी स्किन होती है जो अंदर तक के जो है फोल्डेड होती है। क्यूटिकल कैसी होती है, अंदर तक के फोल्डेड स्किन होती है। यहाँ पर जाकर वो इन्फेक्शन जो है फैलना स्टार्ट करता है, जिसकी वजह से यहाँ नेल्स के साइड में भी फंगल इन्फेक्शन देखा जाता है। इसके सोर्सेस क्या हो जाएंगे, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन या फिर ट्रांसमिशन कैसे हो जाता है। किसी भी इंसान जो इन्फेक्टेड है उसका टॉवेल यूज करना, उसका टूथब्रश यूज करना, ठीक है, और उसकी इवन कोम्स भी हम यूज करते हैं क्योंकि बालों में फैलता है। तो कोम्स भी जो यूज करते हैं वो बंद कर दो यूज करना, बिकॉज कि कोई भी इंसान जो इन्फेक्टेड है उसे खुद भी पता नहीं चलता है जब तक ये लीजन्स बनने स्टार्ट नहीं होते। तो अगर आप दूसरों की बिलोंगिंग्स यूज करते हो, प्राइवेट बिलोंगिंग्स, पर्सनल बिलोंगिंग्स यूज करते हो, टॉवेल्स है, टूथब्रश है, ये सब चीजें एक घर में जो ठीक है मेंबर्स है उनको भी आपस में नहीं यूज करना चाहिए। सो दैट इज वन ऑफ द रीजन कि यहाँ ये जो है ये रीजन से फंगल इन्फेक्शंस फैलते हैं। अब लास्टली बात करते हैं इनके प्रिवेंशन की। प्रिवेंशन में क्या बताया है कि क्यों हम प्रिवेंटिव मेजर्स की हम क्यों बात कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि इन्फेक्शियस डिजीजेस जो है वो एक बार अगर इन्फेक्टेड हो जाते हैं तो उसके लिए आपको एंटीबायोटिक्स या फिर ऐसे एंटी फंगल ड्रग्स देने पड़ते हैं, मेडिसिन देनी पड़ती है और पूरा ट्रीटमेंट चलता रहता है। ठीक है, कुछ जो है इन्फेक्शियस डिजीजेस जिनका अब तक के क्योर भी नहीं निकला है, लाइक फॉर एग्जाम्पल एड्स। ठीक है, तो इन सब केसेस में प्रिवेंटिव मेजर्स आर द बेस्ट ठीक है थिंग दैट यू कैन डू, क्योंकि इन्फेक्शन अगर फैलेगा तो वो चीजें जो है बहुत ज्यादा डिफॉर्मिटी या फिर मॉर्बिडिटीज के अंदर बढ़ जाती। तो हम प्रिवेंटिव मेजर्स के ऊपर ध्यान देते हैं ताकि ये फैले ही नहीं। ठीक है, तो नहीं फैलने के लिए जो प्रिवेंशन है उसमें सबसे पहला पॉइंट आ जाता है कि हाइजीन अगर रहेगी तो आधे से ज्यादा जो बीमारियां हैं, इन्फेक्शियस डिजीजेस, कम्युनिकेबल डिजीजेस है, वो कम हो जाएगी। तो इसके अंदर कौन से लेवल पर हम हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं, एक तो पर्सनल लेवल पर भी हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, दूसरा पब्लिक लेवल पर। पर्सनल लेवल पर हम क्या कर सकते हैं, पर्सनल लेवल पर हम जो है बॉडी को अपने क्लीन रखो, बॉडी को क्लीन रखना चाहिए, डेली बात करना चाहिए, बॉडी को क्लीन रख लिया। उसके बाद में हम पर्सनल लेवल पर और क्या कर सकते हैं, तो क्लीन फूड, ड्रिंक्स, क्लीन ठीक है, क्लीन वाटर, क्लीन फूड, वेजिटेबल्स, ये सब क्लीन आपके होने चाहिए। ठीक है, इनको आपको इंटेक करना है। ठीक है, इनका इंटेक करना है, इंटेक ऑफ क्लीन फूड, ड्रिंक, वेजिटेबल्स। ठीक है, और क्या हो सकता है पर्सनल हाइजीन में, अपनी जो भी बिलोंगिंग्स है उसको क्लीन रखो,
बिलोंगिंग्स को वॉश करते रहो, क्लीन रखो उसके, ठीक है। और क्या पब्लिक हाइजीन की बात करते हैं। पब्लिक हाइजीन में क्या आ जाता है कि जो भी ठीक है, पब्लिक हाइजीन में जो भी फूड स्टॉल्स वगैरह है उसे आपको क्या करना है, क्लीन जगह से ही देखकर खाना है। जो फूड स्टॉल्स रन करते हैं उन्हें एक प्रॉपर स्टैंडर्ड ऑफ हाइजीन मेंटेन करके रखना है। स्टैंडर्ड्स ऑफ हाइजीन शुड बी फॉलोड, ठीक है। इन केस ऑफ पब्लिक केटरिंग, पब्लिक केटरिंग मतलब जैसे हॉस्पिटल्स में जो कैंटीन्स होती है, स्कूल्स में कैंटीन्स होती है, और क्या हो जाता है स्कूल्स में और जो शादी वगैरह में जो ओपन पब्लिक में खाना दिया जाता है, लार्ज क्वांटिटी में लार्ज लोग खाना खा रहे हैं, राइट। स्कूल्स हो गया, और क्या देखा जाता है यहाँ पर, ठीक है, जो गवर्नमेंट स्कूल्स होती है वहां पर भी। तो ये सारी पब्लिक केटरिंग की बात हो गई। और क्या होता है कि जो प्रॉपर सीवेज, प्रॉपर डिस्पोजल, ठीक है, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, जो भी वेस्ट है उसका प्रॉपर डिस्पोजल होना जरूरी है। वेस्ट में भी डिफरेंट टाइप्स आ जाते हैं, जो घर के निकले हुए वेस्ट है, प्लास्टिक के जो ठीक है ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट होते हैं। फिर उसके बाद में आ जाते हैं जो हॉस्पिटल से निकले हुए वेस्ट है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे इन्फेक्शियस मटेरियल होते हैं, सीरिंजेस होती है, नीडल्स होती है, वो सब चीजें क्या कर सकती है, ऑफकोर्स जो इन्फेक्शन है वो बढ़ा सकती है। तो उनका प्रॉपर जो है डिस्पोजल होना जरूरी है। अब ये वेस्ट के अंदर हमारे एक्सक्रीटा भी आ जाता है, ठीक है। एक्सक्रीटा जो भी स्टूल्स और यूरिन निकल रहा है उसका भी प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए। वाटर रिजर्वॉयर्स, ठीक है, इसके अंदर जो कचरा कूड़ा फेंका जाता है पहले तो वो बंद होना चाहिए। और उसके अलावा वाटर रिजर्वॉयर्स और जो भी ठीक है वाटर रिजर्वॉयर्स या रिवर है, लेक्स है, इनका प्रॉपर जो है टाइम टू टाइम क्लीनिंग होना चाहिए, इनकी क्लीनिंग होना चाहिए। जो फ्रेश वाटर वेल्स होते हैं इनकी क्लीनिंग होनी जरूरी है, ठीक है। तो ये सारे हो जाते हैं। अभी ये तो बात हो गई फूड बॉर्न डिजीजेस, जो फूड एंड वाटर बॉर्न डिजीजेस होती है, जैसे टाइफॉइड हो गया, कॉलेरा हो गया, इन केसेस में ये हेल्पफुल होता है, ठीक है, इन केसेस में ये हेल्पफुल होता है। लेकिन अगर हम बात करें इन डिफरेंट कंडीशंस, जैसे कि एयरबॉर्न डिजीज अगर रहेगी तो उसके साथ ही क्या करना है, अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट। एयरबॉर्न डिजीजेस के लिए अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद में बताया है वेक्टर बॉर्न डिजीजेस के लिए आपको क्या करना चाहिए, जैसे कि चिकुनगुनिया। वेक्टर बॉर्न डिजीजेस क्या क्या आ जाती है, चिकुनगुनिया आ जाता है, डेंगू आ जाता है। ये सब कौन से मॉस्किटो से फैलता है, एडिस मॉस्किटो से। फिलेरियासिस जो है ये कौन से मॉस्किटो से फैलता है, दैट इज क्यूलेक्स मॉस्किटो। और फिर लास्टली आ जाता है मलेरिया, जो ये सारी डिजीजेस हमने देखी अभी, मलेरिया, ठीक है। मलेरिया जो है ये किससे फैलता है, एनोफिलीज मॉस्किटो से फैलता है, एनोफिलीज मॉस्किटो से फैलता है। तो ये सारे मॉस्किटो को हमको कंट्रोल करना चाहिए, इनको या तो कंट्रोल किया जाए या तो फिर इरेडिकेट किया जाए। कंट्रोल या फिर इरेडिकेट करना है इनकी ब्रीडिंग प्लेसेस को। ब्रीडिंग प्लेसेस क्या हो जाती है इनकी, ब्रीडिंग प्लेसेस कौन सी हो जाती है, जैसे कि वाटर पडल्स बन के जो रखे हुए हैं, स्टेगनेंट वाटर होते हैं। क्यों, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, स्टेगनेंट वाटर मतलब एक जगह रुका हुआ पानी। जो फ्लोई वाटर होता है उसके अंदर सारी डर्ट जो है पीछे रह जाती है और वाटर आगे फ्लो होता रहता है। बट अगर स्टेगनेंट वाटर है तो वहां पर कचरा कूड़ा ये सब चीजें एक जगह पर जमा हुई रहती है, जिसकी वजह से ये जो मॉस्किटो है यहाँ पे प्रॉपरली ब्रीडिंग कर पाते हैं और न्यू लार्वे फॉर्म कर पाते हैं। तो इनके जो मॉस्किटोज है, इनके लार्वे को किल करने वाली जो गैम्ब्यूसिया फिश होती है, इनके लार्वे पे ऊपर फीड करती है। गैम्ब्यूसिया फिशेस को इंट्रोड्यूस करवाना है, मतलब उन्हें ज्यादा से ज्यादा ग्रो करवाना है इन सब जगहों पर, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा हमें ये सारी गैम्ब्यूसिया फिशेस यहाँ पर डालनी चाहिए, जिसकी वजह से ये सारे मॉस्किटोज के लार्वे वो किल हो सके और न्यूअर मॉस्किटोज ना बने। और क्या कर सकते हैं हम, जो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, ठीक है, टाइम टू टाइम इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रे करना जरूरी है। स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, स्प्रेइंग करवाना जरूरी है। और क्या वजह से वेक्टर बॉर्न डिजीजेस कंट्रोल किया जा सकता है, अगर हम ठीक है कचरा वगैरह एक प्रॉपर ठीक है वे में उसका डिस्पोजल करें तो कचरा वहां पर पड़ा ही नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि कचरे में मॉस्किटोज जल्दी ग्रो होते हैं। तो ये बात हो जाती है सारे वेक्टर बॉर्न डिजीज ये सब चीजों को कंट्रोल करने की। अब आगे आपके थोड़े पॉइंट्स बताए गए हैं कि अगर हम ये सारी चीजें प्रिवेंटिव मेजर्स सही से फॉलो करें तो बहुत सारी डिजीजेस को कंट्रोल किया जा सकता है। कुछ डिजीज जैसे कि स्मॉल पॉक्स हो जाती है, ये कंप्लीटली इरेडिकेट हो चुकी है, कंप्लीटली इरेडिकेट कर दी गई है। कैसे, वैक्सीन्स और इम्यूनाइजेशन से, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे आप लोग को दिया है, सेकंड पार्ट में इसको हम डिस्कस करेंगे। वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन की वजह से ये ऐसी एक डिजीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिजीज, ठीक है। और ऊपर जो गैम्ब्यूसिया फिश का मैंने नाम लिया ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको मार्क करके रखना है, पूछा जा सकता है। सो स्मॉल पॉक्स जैसी डिजीज, चिकन पॉक्स की हम बात नहीं कर रहे, चिकन पॉक्स आज भी बच्चों में होता है, बड़ों में भी होता है, ज्यादातर बच्चों में देखा जाता है, दैट इज चिकन पॉक्स। स्मॉल पॉक्स एक बहुत ही डेडली फैटल डिजीज थी। ये कैसी डिजीज थी, बहुत ही डेडली डिजीज थी, बहुत ही गंदी डिजीज थी ये। मतलब इसके अंदर जो है स्किन के ऊपर बहुत
सारे मार्क्स और ठीक है ब्लिस्टर्स फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये सब जो है स्मॉल पॉक्स में देखा जाता था। ये डिजीज को हमने कंप्लीटली इरेडिकेट कर लिया है, ठीक है। और भी बाकी डिजीजेज है, जैसे कि बात करते हैं निमोनिया के बारे में, ठीक है, डिप्थेरिया के बारे में बात करते हैं। तो ये सब डिजीजेस का, ठीक है, टाइफाइड कोलेरा है, ये सारी डिजीजेस के हमारे पास में वैक्सीन प्रेजेंट है, जिसकी वजह से हम इसको काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। इनका जो नंबर है हम डिक्रीज कर सकते हैं, वैक्सीन की वजह से आ सकता है। दूसरा बात किया गया है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी जो आपको इन योर 12th आगे दिया हुआ है, इसकी वजह से हम न्यूयर या फिर न्यूअर और सेफर वैक्सीन बना सकते हैं और बनाते हैं। न्यूअर और सेफर वैक्सीन क्यों बनती है? क्योंकि वहां पे बायोटेक्नोलॉजी का यूज होता है, जिसमें हम पैथोजन को, ठीक है, एटेन्यूएटेड पैथोजन यूज कर सकते हैं, ठीक है। एटेन्यूएटेड मतलब ऐसा पैथोजन जो एक्टिव नहीं है, ठीक है, वो पैथोजन की तरह प्रेजेंट तो है बट वो वैसा काम नहीं कर सकता, वो हमें किल नहीं कर सकता। ऐसा हैंडीकैप पैथोजन को हम, ठीक है, एटेन्यूएटेड पैथोजन कहते हैं। ऐसा इंट्रोड्यूस करते हैं वैक्सीन के थ्रू, जिससे क्या हो जाता है, जो भी ठीक है इम्यूनाइजेशन है, बॉडी इम्यूनाइज्ड हो जाती है। ये सब चीजें दी गई है। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड डिजीज वाला पार्ट। अब हम आगे बात करेंगे अबाउट इम्यूनिटी।